सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। लेक्चर नंबर 21 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी टीचर्स डे, बिलेटेड हैप्पी टीचर्स डे। ये सभी बच्चे जो कल घर पे आए और आप सभी लोग जो मेरे साथ है, वर्चुअली मेरे साथ है, थैंक यू वंस अगेन फॉर दिस अवार्ड। और मैं ये आप सब लोगों को डेडिकेट करता हूँ। आप लोगों के बिना ये इम्पॉसिबल रहा होता था। प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं। एंड दिस इज अ वेरी बिग अचीवमेंट बिकॉज लाइफ में जो कुछ भी हुआ उन सब के बाद वापस यहाँ तक उठकर आना और कोशिश करना कि कुछ अच्छा कर सके, कुछ बेहतर कर सके, इट्स नॉट एन इजी टास्क एट ऑल। बट आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के साथ से सब कुछ मुमकिन था, मुमकिन है और मुमकिन होता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज लेक्चर 21 6 सितंबर को है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रह रहा है, मैं मान रहा हूं, मुझे क्षमा कर दीजिएगा, बट आई एम गोइंग टू मेक इट अप टू यू। कल वापस हमारी क्लास नहीं रहेगी बिकॉज कल मुझे वापस दिल्ली ट्रैवल करना है। ट्रस्ट मी गाइज, मेरे लिए भी कितना फटीक होगा, कितना थकान वाला काम होगा। आप एक बार सोचिए कि मैं कल सुबह यहाँ पर पहुंचा हूँ, एक्चुअली आफ्टरनून में 12 बजे मैं घर पे पहुंचा हूँ। कल आधा दिन था, मैं आज पूरा दिन मैं घर पे हूँ और कल सुबह मैं वापस निकल रहा हूँ और अगले 15 दिन में वापस घर पे नहीं आऊंगा। आई एम गोइंग टू बी देयर इन न्यू दिल्ली एंड देन ट्रैवलिंग देयर आफ्टर टू सम अदर लोकेशन। इट्स नॉट एन इजी टास्क, बट डेफिनेटली गाइस, जिंदगी में वापस उस मुकाम तक पहुंचना है तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो कल की क्लास नहीं होगी, मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन परसों से हमारी क्लास बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉर्मल है। एंड आई थिंक वो क्लास क्रिएट भी हो चुकी है। लेट मी चेक, लेट मी चेक। वो क्लास क्रिएट भी हो चुकी है, हाँ जी बिल्कुल वो क्लास क्रिएट हो चुकी है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 8th की ये क्लास क्रिएट हो गई है। यप, ठीक है। नहीं भैया, कुछ और बड़ा नहीं होने वाला है। बड़ा सिर्फ ये है कि मेरे को वापस सब कुछ लाइन पे लाना है, तो बहुत लोगों को ट्रेन करना होता है। अड्डा 247 में सीए का कोई नॉलेज नहीं है, पूरी टीम हायर कर रहे हैं, नई टीम बन रही है। टीम मतलब एजुकेटर्स नहीं, नॉन एजुकेटर्स, उन लोगों को बताना होता है चीजें कैसे करना है, क्या करना है। देखो यार, बाकी एजुकेटर्स में और मुझ में फर्क ये होता है कि बाकी लोग तब पढ़ा पाएंगे जब मैं पहले वो सारी तैयारी करूंगा जिसकी जरूरत है। टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होती है, बैचेस बनाना होता है, कब बैचेस बनेगी, क्या बनेगी, किस डेट पे बैचेस आएगी, टाइम टेबल कैसे होगा, टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, फीस कितनी होगी, ऑफर्स क्या आनी चाहिए, किस तरीके से काम होना चाहिए, यूट्यूब कैसे मैनेज होना चाहिए, टेलीग्राम कैसे मैनेज होना चाहिए, बच्चों के टेस्ट कैसे होनी चाहिए, नोट्स कैसे मिलने चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं। जब तक ये चीजें मैं नहीं करूंगा, ट्रस्ट मी, कोई भी टीचर, चाहे कोई कितना भी अच्छा टीचर क्यों ना हो, उनका पढ़ाने का कोई पर्पस नहीं होगा। बिकॉज एक चीज समझिएगा, खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन तब कर सकता है जब उसको पहले एक मैदान मिले, एक मैदान जहां पर वो अच्छे से खेल सके। लेकिन अगर एक मैदान नहीं होगा तो खिलाड़ी अपने खेल का प्रदर्शन कैसे करेगा। तो मेरा काम ना सबसे पहले वो मैदान बनाना और बाद में उसी के ऊपर मुझे खेलना पड़ेगा। डेफिनेटली केशव, दैट इज वन ऑफ द थिंग अंडर कंसिडरेशन। तो बहुत सारी चीजें चल रही है और उसी के करते 15 दिन में आप सोचिए अपने घर से, फैमिली से सबसे अलग रहूंगा। लोगों को लगता है बहुत आसान है कि यार आपको करना क्या, आप 5 स्टार होटल में रहोगे, ये रहोगे, घर से बाहर रहोगे, फ्लाइट में आओगे जाओगे, बट ये सारी सोचने की बात है। मैं सच बता रहा हूँ, ये देखने की बात है। रियलिटी ऐसा नहीं होता है। इवन दो आप 5 स्टार में रहते हो, 5 स्टार में रहना एक दिन 2 दिन अच्छा लगता है, 3 दिन के बाद अच्छा नहीं लगता है। 5 स्टार का खाना भी एक दिन 2 दिन अच्छा लगता है, तीसरे दिन से अच्छा नहीं लगता है। तीसरे दिन से आपको घर की दाल रोटी की ही याद आती है। वो छोटी छोटी चीजों को आप मिस करते हैं जब आप अपने परिवार के साथ बैठे होते हैं, फैमिली के साथ बैठे होते हैं, उनसे बात कर रहे होते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीजों को आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं। बट कहते हैं ना, अगर आपको जिंदगी में कुछ अचीव करना है तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, सैक्रिफाइसेस आपको करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली बस वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं, पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। मीटअप के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी श्रेया, इंस्टाग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करते रहिएगा और आई विल अपडेट यू। पर ये बात तो निश्चित है कि 8 तारीख को हम लोग निश्चित मिल रहे हैं, संडे परसों 8 तारीख को हम लोग निश्चित मिल रहे हैं, समवेयर इन गुरुग्राम। थैंक यू सो मच। नाउ आप लोगों के लास्ट लेक्चर के जो होमवर्क थे एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि आज का हमारा क्लास जो है बाय एंड लार्ज काफी समय हमारा सिर्फ होमवर्क ही चेक करने में जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली शायद कुछ क्लास वर्क हो, शायद कुछ क्लास वर्क ना हो। करेक्ट? जस्ट गिव मी अ मिनट, अलाउ मी अ मिनट, मैं इसको लैच करता हूँ दूसरे नेटवर्क पे। आई डोंट नो, कल से ना मेरे ये 2 नेटवर्क्स काम नहीं कर रहे हैं। यस प्रतीक सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली घर के खाने से भी ज्यादा प्रतीक भाई पता है क्या होता है कि वो जो घर का माहौल होता है ना, मम्मी पापा, ये फैमिली अराउंड यू,
वो माहौल बहुत अलग होता है। बट अगेन वही चीज है ना, जब मैं उस परिवार के बारे में सोचता हूँ तो ये परिवार साइड में रह जाता है, ये परिवार के बारे में सोचता हूँ तो वो परिवार साइड में रह जाते हैं। तो ऑल सेट एंड डन, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस मुझे ही करना पड़ेगा। नाउ सबसे पहले हम लोग देखते हैं आपका क्वेश्चन होमवर्क क्या क्या था। आपका होमवर्क था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 22। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में किया था क्वेश्चन नंबर 8, उसकी बैलेंस शीट आपको बनानी थी। तो 8 और 12 काफी सिमिलर है, 7 और 22 काफी डिफरेंट है। एक काम करते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 को चेक करते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर 8 की बैलेंस शीट पढ़ेंगे, उसी के बेसिस पर क्वेश्चन नंबर 12 चेक करेंगे। दोनों के अंदर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, और फिर क्वेश्चन नंबर 22 को पूरी तरह सॉल्व करेंगे। करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये ICAI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। क्वेश्चन काफी अच्छा है, पढ़ लेते हैं एक बार। रेफरेंस सभी जने दे दीजिएगा। इट वाज योर होमवर्क ऑफ लेक्चर नंबर 2020, पेज नंबर आपने यहां पर लिखा होगा अपने रजिस्टर का, ठीक है। नाउ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2021। ठीक है, बैलेंस शीट्स आपको दी गई है। ए लिमिटेड बी लिमिटेड की रुपीस इन थाउजेंड्स में बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड्स है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है। नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, ट्रेड पेबल्स है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। उसके बाद में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इंटेंजिबल एसेट्स है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है, नोट्स टू अकाउंट्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है। अब आगे क्या है? बी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड। अच्छे से समझिएगा, बी लिमिटेड एक्वायर्ड मतलब बी लिमिटेड बन गया ट्रांसफरी, द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड मतलब ट्रांसफरर। The following scheme of merger was approved. And what is the scheme of the merger? Bank agreed to waive off the loan of 60,000 of B Limited. तो B Limited का एक बैंक लोन है, आप यहां देख सकते हैं। तो बैंक ने 60,000 रुपीज वेव ऑफ करने की बात कही है, मतलब माफ कर देंगे, ठीक है। B Limited will reduce its share to rupees 10 per share and then consolidate 10 such shares into one share of rupees 100 each. अब दोस्तों ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये हमारे अगले चैप्टर का एडजस्टमेंट है जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एक नया कंसेप्ट यहां पर सीखेंगे, कंसेप्ट का नाम है कंसोलिडेशन एंड स्प्लिट ऑफ शेयर, ठीक है। Shareholders of A Limited will be given one new share of B Limited in exchange of every shares held in A Limited, and trade payables includes 1,000 payable to A Limited. Pass necessary entries in the books of B Limited and prepare the balance sheet after merger. ठीक है, एक एक कर समझना है और सॉल्व करना है। ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 11 किथे। और अभी बता रहा हूं, अगर किसी को अभी समझ में ना आए तो बहुत ज्यादा टेंशन ना लियो, बिकॉज ये बाद में समझ में आ जाएगा। अगले चैप्टर का एडजस्टमेंट है, इसी वजह से बता रहा हूं। जस्ट अ मिनट। चलिए, तो जर्नल एंट्रीज हमको सबसे पहले यहां पर पास करनी होगी। ध्यान से पढ़िएगा, फोकस कीजिएगा। बी लिमिटेड एक्वायर्ड द बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड, ठीक है। तो बी लिमिटेड बन गया ट्रांसफर री, बुकमार्क कर लो इसको, याद दिलाना, बुकमार्क स्टॉप करना है वापस। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये क्वेश्चन इवन दो हम अमालगमेशन में देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एडजस्टमेंट है अगले टॉपिक के, मतलब चैप्टर नंबर 3 के, जिसका नाम है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आज के टॉपिक का ये जो लाइव क्लास है उसके टॉपिक का टाइटल यहाँ पर गलत हो गया, AS 18 बोरिंग कॉस्ट आ गया, यहाँ पर आना चाहिए था चैप्टर नंबर 2 अमालगमेशन ऑफ कंपनीज, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छे से समझिएगा। अब यहाँ पर इवन दो अगले चैप्टर का एडजस्टमेंट है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा स्विफ्टली, कोशिश कीजिएगा समझने की। समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं तो डेफिनेटली अगले टॉपिक में समझ में आ जाएगा। अब यहां पर हुआ ये कि बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को टेक ओवर किया है। तो दोस्तों बी लिमिटेड बन गई ट्रांसफरी कंपनी, ए लिमिटेड बन गया ट्रांसफरर कंपनी। फॉलोइंग स्कीम ऑफ अमालगमेशन वाज अप्रूव्ड, ठीक है। बैंक एग्रीड टू वेव ऑफ द लोन ऑफ 60,000 ऑफ बी लिमिटेड। बैंक ने बी लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी का 60,000 का लोन जो है उसको वेव ऑफ कर दिया, माफ कर दिया। दोस्तों लोन माफ हुआ है मतलब लोन कम हुआ है, लोन कम हुआ है मतलब लोन अकाउंट को आप करेंगे डेबिट, लेकिन क्रेडिट किस अकाउंट को करेंगे समझिएगा। अगर लोन अकाउंट डेबिट होगा तो क्रेडिट होगा, यहां पर एक नया अकाउंट बनता है, टेम्परेरी अकाउंट बनता है। चैप्टर नंबर 3 में हम देखेंगे, अकाउंट का नाम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। क्या नाम है बेटा जी? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नाम है। तो आप
जब भी यहां पर लोन को वेव करेंगे, आपकी लायबिलिटी कम होती है तो वो आपका गेन होता है। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा और लोन अकाउंट डेबिट होगा। तो पहली जर्नल एंट्री चेक कीजिएगा, लोन अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का ही दूसरा नाम होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ लीजिएगा, किसी ने नहीं किया तो चिंता मत कीजिए, अभी भी समझ लीजिएगा, ठीक है। अब ये अकाउंट अभी हमारा ओपन रहेगा जब तक ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाता। इस जर्नल एंट्री का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? मेरा जो बैंक लोन है जो 450 दिख रहा है दोस्तों, अब ये 450 माइनस 60,000 रुपीज इन थाउजेंड से तो माइनस 60 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 390 का। चेक कीजिएगा, क्लियर है सबको? नाउ सेकेंड एडजस्टमेंट, बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 पर शेयर एंड देन कंसोलिडेट इनटू वन शेयर ऑफ ₹100 ईच। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक नया कंसेप्ट अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। उस कंसेप्ट का नाम है शेयर स्प्लिट, और इसका ऑपोजिट होता है जिसको कहते हैं रिवर्स स्प्लिट। शेयर स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट, रिवर्स स्प्लिट का एक और नाम है कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, और शेयर स्प्लिट का एक और नाम है जिसको कहते हैं सब डिवीजन ऑफ अ शेयर। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं ये है क्या। पहली बात, इन दोनों के वजह से आपका शेयर कैपिटल का अमाउंट ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है। क्या कहा मैंने? इन दोनों की वजह से आपके शेयर कैपिटल का अमाउंट ना ही बढ़ता है ना ही कम होता है। मैं रिडक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी शेयर स्प्लिट और रिवर्स स्प्लिट की बात कर रहा हूं, ठीक है। फिर ये होता क्यों है? ये एक मैनेजमेंट टूल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, चैप्टर नंबर 3 के लिए रिजर्व रखा था बट अभी भी लेता हूं, बाद में वापस एक्सप्लेन कर दूंगा। फर्ज कीजिए आपका एक मूवी थिएटर है, ठीक है, यू हैव अ मूवी थिएटर जहां पर आपने रिक्लाइनर्स लगा रखे हैं, बहुत कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है, अपने शहर का सबसे अमेजिंग थिएटर आपने बनाया टू गिव अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू द सिटीजंस ऑफ योर सिटी। कि इस शहर में ऐसा बढ़िया एक मूवी थिएटर बना है, साउंड बहुत अच्छा है, एम्बियंस बहुत अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपने रिक्लाइनर्स लगाए ना, वो एक एक रिक्लाइनर सोफा 1.5 लाख रुपए का। आप लोगों ने देखा होगा रिक्लाइनर थिएटर में लगे होते हैं जहां ऐसा पूरा बेड बन जाता है, बटन दबाने से बेड बन जाता है, वापस बटन दबाओगे तो चेयर बन जाता है। तो आपने क्या किया, क्योंकि इतना पैसा लगाया तो अपने थिएटर की टिकट का दाम रखा 1,000 रुपए। एग्जाम्पल को ध्यान से सुनिएगा, फिगर्स को फॉलो कीजिएगा। 1,000 रुपए टिकट का दाम रखा है ताकि आप अच्छा पैसा रिकवर कर सके। पहले 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते आपने देखा कि 1,000 रुपए जब टिकट का दाम है तो बहुत ज्यादा कस्टमर्स नहीं आ रहे, क्योंकि हर एक शहर का एक अपना थीम होता है, एक अलग तरीका होता है। तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा लोग आ नहीं रहे हैं आपके थिएटर में, मतलब आपके थिएटर में सीट्स अनऑक्यूपाइड रह रही है, एक मूवी का शो चला रहे हैं आप, शो में ज्यादा पैसा रिकवर नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं आपका पैसा बन नहीं पा रहा है। अच्छा, आपका जो उद्देश्य था कि लोगों को एक एक्सपीरियंस होना चाहिए वो भी हो नहीं रहा है। तो फिर आप क्या सोचते हैं? आप दो तरीके से सोचते हैं, यहां पर सोच सकते हैं। पहला, आई विल कंटिन्यू टू कीप माई टिकट प्राइस एट 1,000। दूसरा, अगर मैं अपने टिकट का दाम 1,000 रुपए से घटाकर सपोज किसी एक दिन के लिए 200 रुपए कर दो, फ्लैश से, है ना, फैंटास्टिक फ्राइडे के नाम से एक सेल लेकर आ जाऊं और फ्राइडे के दिन 200 रुपए टिकट कर दूं इसी रिक्लाइनर की। तो अब क्या होगा दोस्तों, जरा दिमाग चलाना। 1,000 रुपए की टिकट अगर 200 रुपए में मिलेगी और वो भी रिक्लाइनर्स की, तो आपके थिएटर की डिमांड ऑल ऑफ द सडन बढ़ जाएगी। ऑल ऑफ द सडन ज्यादा लोग आपके थिएटर में आएंगे, टिकट्स बुक करेंगे। तो आप बहुत खुश हुए कि यार मेरा ये आइडिया बहुत अच्छा काम कर गया, मैंने फैंटास्टिक फ्राइडे नाम से 200 रुपए में ऑफर रखा और मेरा शो हाउसफुल जा रहा है। शो हाउसफुल, पहला शो हुआ, हाउसफुल हुआ, सब लोगों ने भर भर के रिक्लाइनर्स बुक किए, लोग आ रहे हैं, सेल्फीज क्लिक कर रहे हैं, आपकी पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, आपको टैग कर रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही, सब कुछ परफेक्ट है, एवरीथिंग परफेक्ट। लेकिन जैसे ही पहला शो खत्म हुआ ना, आपने ऑब्जर्व किया कि आपका थिएटर काफी डैमेज हो चुका है। ये जो 1.5 लाख रुपए के रिक्लाइनर्स आपने खरीदे थे, यहां पर जो लोग आए, ये लोगों ने आपके रिक्लाइनर्स को इतनी गंदी तरीके से यूज किया है कि रिक्लाइनर्स पूरी तरह डैमेज हो गए। अब बैठकर सोच रहे हैं कि यार मुझसे गलती कहां। तो आपका मैनेजर आके कहता है कि सर गलती ये हो गई कि टिकट के दाम कम करने से ना हमें सब स्टैंडर्ड क्राउड मिला, छपरी क्राउड मिला, ऐसा क्राउड मिला
जो 100-150 रुपए की टिकट वाले थिएटर में जाता था, अब उसने अपना बजट 50 रुपए से बढ़ा दिया क्योंकि हमारे टिकट का दाम सिर्फ 200 रुपए था। अब ये 100-150 रुपए की थिएटर में जब जाता था तो इसको एकदम नॉर्मल स्प्रिंग वाली सीट्स मिलती थी, नॉर्मल एक्सपीरियंस मिलता था, क्योंकि ये उस टाइप का ही क्राउड है। ये वो क्राउड है जो सीट्स में चाबी डाल डालकर सीट फाड़ देता है, सीट में गड्ढे करता है, जो जिनके बच्चे सीट्स पे खड़े होकर कूदते हैं, ये सोचते नहीं है कि यार कुछ डैमेज हो सकता है, कुछ खराब हो सकता है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड क्राउड है। तो सर हमारी गलती ये रही कि हमने एक बहुत अच्छे थिएटर में सब स्टैंडर्ड क्राउड को जगह दी, जिसकी वजह से हमारा नुकसान। तब ये एग्जाम्पल को आप फॉलो कीजिएगा। अब ये बंदा सोचता है कि नहीं यार, मैं चाहता हूं कि मेरी थिएटर में ना सब स्टैंडर्ड क्राउड ना आए और वापस मुझे ऐसा नुकसान ना हो, तो उसने अब अपने टिकट के दाम वापस 1000 रुपए कर दिए। अब 1000 रुपए करने के बाद क्या हुआ, टिकट वापस अनअफोर्डेबल हो गई। अनअफोर्डेबल टू अ सब स्टैंडर्ड क्राउड बट अफोर्डेबल टू अ स्टैंडर्ड क्राउड। कभी भी ध्यान रखना, ये डिफरेंशिएशन, ये डिस्क्रिमिनेशन हमेशा रहेगा ही रहेगा, इसको आप अवर्स नहीं कर सकते। जो एकदम प्रीमियम क्राउड होता है वो कभी उस जगह नहीं जाना चाहता जहां सब स्टैंडर्ड क्राउड हो। एग्जांपल लीजिए आप, पेपराजीज अगर आप देखते हैं, बॉलीवुड के स्टार्स को फॉलो करते हैं, तो बॉलीवुड के स्टार्स कुछ ऐसे एग्जॉटिक रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जहां पर नॉर्मल लोग नहीं जाते। जा सकते हैं, ऐसा नहीं, एंट्री नहीं है, बट फिर आप जाकर करोगे क्या, क्योंकि वहां पर पहली बात मेन्यू ऐसा होगा जो आपके समझ में नहीं आएगा, आपके मतलब मेरे और आपके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जो मेन्यू में आइटम्स हैं उसकी दाम ऐसे होंगे, उसकी प्राइजेस ऐसी होगी जो आपके और मेरी हैसियत से परे होगी, तो हम वहां उन रेस्टोरेंट्स में नहीं जाएंगे। ऐसा ही होता है जहां पर ये बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बच्चे स्कूल में जाते हैं, इनकी स्कूल में बाकी क्राउड नहीं होता है क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, तो देयर विल बी अ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब कंपनी के अंदर भी एग्जैक्टली यही होता है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट नहीं चाहता कि हमारी कंपनी में कोई भी टॉम डिक एंड हैरी शेयर होल्डर बने, तो वो जानबूझ के अपने शेयर्स को अनअफोर्डेबल रखता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए एमआरएफ लिमिटेड, एक शेयर है जिसका एक शेयर का फेस वैल्यू है मात्र 10 रुपए, लेकिन उसका आज का दाम है तकरीबन तकरीबन 1,40,000 रुपए का एक शेयर। मतलब आज अगर किसी को एमआरएफ का एक शेयर खरीदना है तो उसको 1,40,000 रुपए इन्वेस्ट करना होगा। डेफिनेटली आजकल इंडिया में रिटेल इन्वेस्टर्स काफी हाई हैं, डेफिनेटली इंडिया में लोगों के पास बहुत पैसा है, डेफिनेटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी एक चीज को लेकर चिंतित है, परेशान है कि यार बैंक में लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों का रुख स्टॉक मार्केट की तरफ बढ़ता जा रहा है, लोग स्टॉक मार्केट की तरफ फैसिनेट होते जा रहे हैं। और इसीलिए अगर आप देखेंगे रिसेंट रिपोर्ट्स कहती है कि बैंक के अंदर एफडीज काफी घट चुकी है, और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए काफी परेशानी का विषय बन चुका है। तो सब जने सोचते हैं कि चलो स्टॉक मार्केट की तरफ चलते हैं। तो ऑल इन ऑल आई वांट टू से दैट रिटेल इन्वेस्टर्स हैव इंक्रीज्ड ट्रेमेंडसली। लेकिन ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स है, इसका अगर आप थोड़ा एनालिसिस करोगे तो ये रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब क्या, इसमें से मैक्सिमम लोग वो हैं जिसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी जो है वो लेस देन 1 लाख रुपीस की है। मतलब मैं कहूंगा अल्ट्रा लो मैक्स रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब वो रिटेल इन्वेस्टर जो स्टॉक मार्केट में 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 से एंट्री लेते हैं। मेरा जो जिम का ट्रेनर है, वो जिम का ट्रेनर है तकरीबन 28-29 साल का है, 28-29 का है, आकाश नाम है उसका। अच्छा खासा पैसा कमाता है, महीने का 25-30 हजार रुपए कमाता है, और ना ही टैक्स भरता है और ना ही भरने में बिलीव करता है। इंदौर का कल्चर ही है, टैक्स ना देते हैं और ना देने देते हैं, अलग ही कल्चर है शहर का, बट ठीक है, वो दैट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन राइट नाउ। वो बंदा 28-30 हजार रुपए महीना कमाता है, और मुझसे वो इन्वेस्टमेंट एडवाइस लेता है कि अंशु सर मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं, कैसे करूं, तो मैं उसको कुछ टिप्स देता रहता हूं। मैंने उसके पीछे पड़ के उसका डीमैट अकाउंट ओपन करवाई। वो अभी तक वो ब्याज पे पैसे चलाता था, जो भी पैसा बचाता था उसको ब्याज पे देता था, इंटरेस्ट पे देता था, और इंटरेस्ट कैश में रिसीव करता था। मतलब कुल मिलाकर ऑल इन ऑल पैसा उसके पास आता था, कमाई आती थी। पर एक फैसिनेशन है ना, क्योंकि आजकल वो रील्स वील्स बहुत चलती है ना इंस्टाग्राम पे, है ना, स्टॉक मार्केट के ऊपर बड़ी रील्स चलती है। तो कहीं ना कहीं वो बंदे ने कहा कि यार अंशुल सर मुझे आप बताओ यार स्टॉक मार्केट में कैसे एंट्री लेनी है। तो मैंने उसका डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और उसको मैं गाइड करता गया कि भाई तू ऐसे ऐसे स्टार्ट कर। फिर मैंने उससे एक सवाल पूछा कि यार कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, हाउ मच मनी डू यू विश टू इन्वेस्ट एक्चुअली इन द स्टॉक मार्केट। तो बंदे का आंसर ये था
कि यार अंशुल सर मैं ज्यादा से ज्यादा महीने का 2,500 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकता हूँ, बहुत हो गया 3,500 रुपए। मैंने कहा चल एक महीने का मत बता मुझे, मोटा मोटी साल भर का बता दे, एक साल भर का तेरे को कितना इन्वेस्टमेंट करना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे, 28-30 हजार रुपए महीना कमाने वाला बंदा कहता है कि मैं एक साल भर का ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मैं पकड़ लूं तो मैं इन्वेस्ट करूंगा 50,000 रुपए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां से बहुत सारी चीजें आपके लिए समझने वाली आने वाली है कि यार 28-30 हजार रुपए महीना कमाने वाला 50,000 रुपए ही क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। बिकॉज पहली बात उसके खर्चे भी है। 28-30 हजार जो आप महीना कमा रहे हो, क्या ये पूरा के पूरा आपकी सेविंग होगी? नहीं, इसमें से आपकी एक्सपेंसेस भी होंगे, है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, टोटल इन्वेस्टमेंट्स के दो पार्ट होते हैं, डिस्पोजेबल इन्वेस्टमेंट एंड सरप्लस इन्वेस्टमेंट, सरप्लस इनकम। तो जो सरप्लस इनकम होगी वही तो इन्वेस्ट करोगे। मतलब आपकी जरूरत है रोटी कपड़ा मकान मोबाइल इंटरनेट टेलीफोन, ये वो जरूरतें छोड़कर आप थोड़ी ना कोई इन्वेस्टमेंट करोगे, पहली बात। दूसरी बात, जो इंसान अभी तक स्टॉक मार्केट में नहीं है उसका रुख स्टॉक मार्केट की तरफ मोड़ने में समय लगेगा, कभी भी ध्यान रखना। लोग अपने पैसों को लेकर बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, और गलत भी नहीं है। और ये कंजर्वेटिज्म के चक्कर में ना दे ऑफन ट्रस्ट मी डोंट मेक अ शिफ्ट सो इजीली। तो बंदा अभी भी कहता है कि देखो अंशुल सर मेरे बैंक में फिक्स डिपॉजिट्स हैं, मैंने किसान विकास पत्र ले रखा है, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स कर रखी है, ब्याज पे पैसा चला रहा हूं, वो मैं चलाता रहूंगा, उसको मैं माइनस नहीं करूंगा, मैं धीरे धीरे स्टॉक मार्केट चालू करता रहूंगा। तो अब उसका स्टॉक मार्केट का एपेटाइट हो गया 50,000 रुपए साल का। दोस्त मैं यहां से ये कहना चाहता हूं कि हमारे स्टॉक मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है जिसकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ही लेस देन 1 लाख रुपीज है, जो रिटेल इन्वेस्टर के सेगमेंट में बैठा है। अब सवाल यह है कि क्या ये रिटेल इन्वेस्टर एमआरएफ का एक शेयर खरीदेगा? आंसर है कभी नहीं खरीदेगा, कभी भी नहीं खरीदेगा। वो बंदा हमेशा पता है क्या चाहेगा, जैसे हम बचपन में चाहते थे कि अगर मेरे को 1,000 रुपए के पटाखे खरीदना है दिवाली पे, तो मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं 1,000 रुपए का एक पटाखा खरीदूं, एक नो मैटर बड़ा पटाखा हो, नहीं, मुझे 1,000 रुपए में थैली भरकर पटाखे चाहिए, है ना। आई एम श्योर आज भी यही मेंटालिटी है। जब हम पटाखे लेकर आते हैं ना, तो हम ये देखते हैं कि हमारी थैली कितनी ज्यादा भरी है, कितने ज्यादा पटाखे हमने खरीदे इतने पैसों में। यही मेंटालिटी कोई भी नॉर्मल बायर जो है स्टॉक मार्केट में लेकर जाता है कि अगर मैं 10,000 रुपए के भी शेयर्स खरीद रहा हूं तो क्यों ना मैं 10,000 में मल्टीपल शेयर्स कर दूं, क्योंकि देखो इंसान के पास रिसोर्सेज लिमिटेड होती है लेकिन उसकी वांट्स और डिजायर होती है वो अनलिमिटेड होती है। यही इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने पढ़ा है, और यही एग्जैक्टली स्टॉक मार्केट में भी काम करता है। अब ये बंदा जो है ये मार्केट के अंदर निकलता है अनलिमिटेड विशेष लेकर के, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा करना है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सेटबैक हो जाता है, इन सारी चीजों की बैक सीट हो जाती है। और बैक सीट क्यों होती है? बिकॉज उसको एमआरएफ भी लेना, लेकिन एमआरएफ वो ले नहीं सकता है। अब सवाल यह है कि आज अगर आप एमआरएफ की पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो उसका एक शेयर अनअफोर्डेबल है फॉर अ कॉमन पब्लिक, राइट। उसका एक शेयर ऐसा है जो हर कोई इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आपको नहीं लगता कि एमआरएफ के शेयर की अकॉर्डिंगली डिमांड कम होगी, है ना? क्योंकि उसकी डिमांड अब वही लोग करते हैं जो वो हैसियत रखते हैं, जिनको मैं अभी यहां स्टैंडर्ड के नाम से रेफर कर रहा हूं। लेकिन एक बार सोचकर देखिए, सपोज एमआरएफ अपने शेयर को स्प्लिट कर देता है, शेयर स्प्लिट का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। सपोज एमआरएफ कहता है कि मेरा जो एक इक्विटी शेयर है जिसका अभी फेस वैल्यू है 10 रुपए और जिसकी अभी की मार्केट प्राइस है 1,40,000, मैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए राउंडेड ऑफ फिगर ले रहा हूं। सपोज एमआरएफ कहता है कि मैं इस एक 10 रुपए के शेयर को 10 शेयर्स में ब्रेक कर देता हूं, मतलब अब ये जो एक इक्विटी शेयर है इसकी एक फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 10 होकर हो जाएगी 1 रुपए। इट इज नोन एज 1:10 स्प्लिट। क्या कहलाता है? 1:10 स्प्लिट, वेर यू ब्रेक डाउन वन शेयर इंटू 10 शेयर्स। तो अगर मैं उसको 10 शेयर बना देता हूं तो जो 10 रुपए का एक शेयर था दोस्तों, वो एक एक रुपए के 10 शेयर में तब्दील हो जाएगा, और अब उसकी मार्केट प्राइस भी तो 1/10 हो जाएगी। मतलब समझना, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 10, यहां पर भी डिवाइडेड बाय 10, तो अब मार्केट प्राइस पर शेयर कितनी होगी? 14,000। और आपको पता है उससे क्या होगा? जैसे ही एमआरएफ का शेयर स्प्लिट हुआ वैसे ही एमआरएफ के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट में बायर्स की तादाद बढ़ जाएगी। कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, एक तरीके से एसेंशियल प्रोडक्ट है, टायर्स है। उसके बाद में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मार्केट रिसर्च अच्छा है, हिस्ट्री अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आपको नहीं लगता लोगों की भीड़ लग जाएगी एमआरएफ के शेयर्स खरीदने में? आंसर इज यस। सडनली मार्केट में एमआरएफ के शेयर्स खरीदने के लिए बायर्स की तादाद बढ़ जाएगी। क्या होगा? उससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी। अब समझना, ये सही या गलत वाली बात नहीं चल रही है,
यहां पर बात चल रही है एक मैनेजमेंट टूल की। एमआरएफ कंपनी नहीं चाहती है कि वो अपनी कंपनी में हर एक टाइप के शेयर होल्डर को एंट्री दे। कहीं ना कहीं वो एक क्लास लगाना चाहती है, एग्जैक्टली जैसे पोर्शे कंपनी का। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि पोर्शे कंपनी जो है उसकी कार हर कोई इंसान नहीं खरीद सकता है। चाहे आपके पास पैसा हो, मेरे पास पैसा हो, मैं जाऊंगा 2-3 करोड़ रुपए लेकर जाऊंगा पोर्शे के शोरूम में और उनसे कहूंगा कि मुझे आपकी कार खरीदनी है, मेरी हैसियत है मैं आपकी कार खरीद सकता हूं, फिर भी वो अपनी कार मुझे नहीं बेचेंगे। ओनली मनी कैन नॉट बाई यू अ पोर्शे कार। तो सर फिर क्या चाहिए? उसके अलावा आपका क्रेडिट वर्दीनेस होना चाहिए, आपका गुडविल होना चाहिए, आपका सोशल स्टैचर हाई होना चाहिए। अगर दोस्तों ये सारी चीजें हैं तो ही यू कैन गेट अ पोर्शे कार, अदरवाइज यू कैन नॉट गेट अ पोर्शे कार। ठीक उसी तरह एमआरएफ ने अपना एक ब्रांड स्टैंडर्ड सेट किया है। अब अगर कंपनी को कभी लगता है कि नहीं मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे शेयर होल्डर्स बने, तो कंपनी क्या करेंगे? अपने शेयर्स को स्प्लिट करेंगे, नहीं तो कंसोलिडेट कर देंगे। समझ में आ रहा है? अब जहां पर मैंने स्प्लिट का एग्जांपल लिया है वही कंसोलिडेशन के एग्जांपल लेते हैं। तो आज एमआरएफ का एक इक्विटी शेयर जो है जिसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए और उसकी मार्केट प्राइस है 1,40,000 रुपए। ठीक है, एक मिनट के लिए इमेजिन कर लो, जस्ट फॉर अ मिनट इमेजिन कि एमआरएफ अब क्या करता है, इसको कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट इज ऑपोजिट ऑफ शेयर स्प्लिट। शेयर स्प्लिट का मतलब होता है शेयर्स को तोड़ना, कंसोलिडेट का मतलब होता है जोड़ना। मतलब अब वो 1:10 रेशियो में लेता हूं और उसको स्प्लिट करता है, तो अब 10-10 रुपए का जो एक शेयर है, उन ऐसे 10 शेयर्स को कंबाइन कर कर वो एक नया इक्विटी शेयर बना देगा जिसकी अब फेस वैल्यू हो जाएगी 100 रुपीज। अब एक बार मेरे को एक बात बताओ, अगर इसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज है तो इसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी? गिव मी आंसर ऑल ऑफ यू। मार्केट प्राइस कितनी होगी? Ceteris paribus, other thing being constant, can I say now its market price will also become 10 times? जो 1,40,000 रुपए का शेयर है वो बन जाएगा 14 लाख रुपए। अब पता है क्या हुआ? अब एमआरएफ ने और शिफ्ट मार दिया। अब एमआरएफ का शेयर और कई लोगों की हैसियत से बाहर हो गया। आप समझ रहे हो? मतलब पहले 14,000 वाले ग्रुप पे था, चलो फिर उसके ऊपर आया 1,40,000 वाला ग्रुप, अब 1,40 के ऊपर भी एक ग्रुप आ गया। क्योंकि आजकल आपको पता है, देखो पुराने जमाने में क्या था, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर क्लास। अब देखो चीजें बदल गई है, डायनेमिक्स चेंज हो गए। अब मिडिल क्लास के अंदर भी कुछ सब क्लासेस बन गई है, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास। तो अपर मिडिल क्लास कौन हो गए? ये वो लोग हो गए जो मिडिल क्लास में आते हैं लेकिन वो अपर क्लास को ऐसे टच कर कर छू कर वापस जाते हैं। तो यार आप यहां पे देख रहे हो एमआरएफ ने अब मिडिल क्लास को पूरी तरह इग्नोर ही मार दिया। अब एमआरएफ के शेयर्स सिर्फ वही लोग खरीद सकते हैं जिनके पास 14 लाख रुपए। अब एक बार इमेजिन करिए 14 लाख रुपए का एक शेयर। पहले आपको सुनकर मजाक लग रहा है बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये 14 लाख रुपए का सुनकर आपको मजाक लग रहा है बट मजाक नहीं है। मैं आपको बताता हूं दुनिया का जो सबसे महंगा शेयर है वो कौन सा है और वो कितने का है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। सर वॉरेन बफे की जो कंपनी है, सर वॉरेन बफे की जो कंपनी है, एक सेकेंड, हाँ जी, सर वॉरेन बफे की जो कंपनी है उसका नाम है बर्कशायर हैथवे। उस कंपनी के एक शेयर का प्राइस कितना है समझना, 710,158। मतलब क्या सर, 7,10,158 रुपए नहीं मुन्ना, डॉलर, डॉलर। 710,158 डॉलर्स। Are you crazy man? No, I'm not crazy. Just put up the figure over here. 710, how much? What is it? I forgot. 158, 710,158 per equity share. It is the price per equity share, and that's in rupees. No, that's in dollars, US dollars. So now if I multiply with rupees 85 per dollar, you will get the price in amount rupees. Check all of you. 710,158 into 85. Oh my goodness, that becomes 6,03,63,430 रुपए। एक शेयर का प्राइस है ये, पूरी कंपनी का नहीं। एक शेयर का प्राइस है 6,03,63,430 रुपए।
और लोग खरीदते हैं इसके शेयर्स, राइट। वॉरेन बफे दुनिया के सबसे रिचेस्ट इंसान कैसे बने? बिकॉज उनकी कंपनी इतनी बड़ी बनी। हमारे लिए शायद एक शेयर भी खरीदना जहां मुमकिन ना हो, वहां वॉरेन बफे के पास अपनी कंपनी के परसेंटेज शेयर होल्डिंग। तो एक बार इमेजिन तो कीजिए वो परसेंटेज शेयर होल्डिंग मतलब कितना होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं बेटा मेरे पास नहीं, क्यों मजे ले रहा है बेटा सुबह सुबह मेरे, है ना, पढ़ाने दे भाई, गरीब इंसान हूं मैं, अध्यापक हूं, अध्यापक, शिक्षक, मैं कहाँ ये शेयर अफोर्ड कर सकता हूँ? पॉइंट समझना यार। तो अब नहीं करना चाहते, इनके लिए आसान नहीं है शेयर को। मतलब मैं आपको ये इतना पूरा प्रवचन क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर हमने इकोनॉमिक्स पढ़ा है, डिमांड सप्लाई पढ़ा है, डिमांड इंक्रीजेस, सप्लाई रिमेन्स लिमिटेड, प्राइसेस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीजेस, ठीक है, एग्रीड है। तो सर फिर उस लॉजिक के हिसाब से तो कंपनी को अपने शेयर्स को स्प्लिट कर देना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करें, ज्यादा से ज्यादा लोग डिमांड करेंगे, सप्लाई लिमिटेड रहेगा, प्राइसेस इंक्रीज होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से समझना दोस्त, हमेशा जिंदगी में हर डिसीजन सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को देखकर नहीं लिया जाता। तो उस हिसाब से तो वो मूवी थिएटर के एग्जाम्पल के अंदर आपको थिएटर की टिकट बिल्कुल सस्ती कर देनी चाहिए, लेकिन क्यों नहीं की? क्योंकि जिस दिन आपने सस्ती कर कर देखी उस दिन तो तेरी वाट लग गई मामो, उस दिन तो तेरी वाट लग गई। तेरे थिएटर में आके लोग रिक्लाइनर्स की बैंड बजा कर चले गए। और यही चीज होती है, सब स्टैंडर्ड लोगों के चक्कर में कभी कभी आपकी कंपनी की क्वालिटी डाइल्यूट हो जाती है और वो कभी होने नहीं देना चाहता है। इसी चक्कर में, इसी कारण के वजह से कंपनी कभी स्प्लिट करती है, कभी नहीं करती। तो ये टोटली मैनेजमेंट टूल है, इसका कोई अकाउंटिंग इफेक्ट सच नहीं है। अब यहां पर समझना, ये एडजस्टमेंट कहता क्या है, बी लिमिटेड विल रिड्यूस इट्स शेयर टू ₹10 पर शेयर। अभी आप प्रेजेंटली देखेंगे तो बी लिमिटेड का एक शेयर कितने का है? 100 रुपए का। दे विल रिड्यूस टू ₹10 पर शेयर। इसका मतलब क्या है? कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, दे आर फोरगोइंग, मतलब माइनस कर रहे हैं, गिव अप कर रहे हैं ₹90 पर इक्विटी शेयर। कंपनी की हालत खराब है और वो कंपनी को बचाने के लिए वो फोरगो कर रहे हैं, राइट ऑफ कर रहे हैं ₹90 पर इक्विटी शेयर। अपनी लाइबिलिटी को छोड़ रहे हैं कि मैं माफ करता हूं 90 रुपए की लाइबिलिटी, अब मेरा शेयर 100 रुपए से घटकर कितना हो जाएगा? 10 रुपए का। पहली बात, नंबर ऑफ शेयर्स में कहीं कोई चेंज नहीं होंगे। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 1000 थाउजेंड्स है, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 100। तो मैं यहां पर कहूंगा 10,000 इक्विटी शेयर्स थे। पहले भी 10,000 इक्विटी शेयर्स थे और अभी भी 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि पहले एक शेयर 100 रुपए का था, अब शेयर हो जाएगा 10 रुपए का। तो जनरल एंट्री चेक कीजिएगा, उसकी क्या होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 इक्विटी शेयर्स इनटू 100 रुपीज। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी को भी ये समझ में नहीं आया टेंशन मत लेना, अगला चैप्टर ही यही है। परेशान हो जाओ कि इतना पढ़ना, अगले चैप्टर में 1000 डेबिट कर दिया, पुराने शेयर कैपिटल को किया कैंसिल, अब उसको कन्वर्ट कर दिया नए शेयर में, 10,000 इक्विटी शेयर बन गए, लेकिन अब 100 रुपए की जगह ये शेयर कितने का बन जाएगा बेटा जी? 10 रुपए का। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये जो 900 रुपीज का डिफरेंस है, ये जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का एक दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया? रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। कैन आई से अगेन, इट इज अ गेन फॉर कंपनी। कंपनी के लिए गेन है कि शेयर होल्डर अपने 90% राइट्स को एक्सटिंग्विश कर रहे हैं। छोड़िए, चेक करिएगा। क्लियर हुआ? पक्का? तो मेरे पास रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट जो है, पहली जनरल एंट्री में यहां पर क्रेडिट हो रहा है 6060, दूसरी जनरल एंट्री से क्रेडिट हो रहा है 900। चेक कीजिएगा सभी जगह, ठीक है। नेक्स्ट फोकस, आगे क्या कह रहा है ये एडजस्टमेंट। अब एक बार उन्होंने क्या किया? कैपिटल को रिड्यूस किया, अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस किया। उसके बाद देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। अब इन्होंने क्या किया? वो जो 10-10 रुपए वाले 10 शेयर्स थे ना, उसको कंसोलिडेट करके एक शेयर बना दिया। ये दुनिया की सबसे आसान एंट्री होती है, क्योंकि इस एंट्री में शेयर कैपिटल का अमाउंट चेंज नहीं होता है। अपने दिमाग में, दिल में और जहन में बिठा लेना कि शेयर स्प्लिट का या रिवर्स स्प्लिट का शेयर कैपिटल के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई रिपीट, शेयर स्प्लिट का या रिवर्स स्प्लिट का शेयर कैपिटल के अमाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अब यहां बात यह है कि अभी जो ओल्ड शेयर है, ओल्ड इक्विटी शेयर है, वो कितने इक्विटी शेयर्स है? 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और उसकी फेस वैल्यू कितनी है बेटा जी? 10 रुपए। तो टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 इंटू 10, मतलब ये हो गया 1,00,000 रुपए। और अगर मैं क्वेश्चन में जो टर्म्स लिखे हैं रुपीज एंड थाउजेंड्स में कन्वर्ट करूंगा तो वो होगा ₹100,000
1000, करेक्ट, ये अलाइंड है सभी जने। अब ये कर रहे हैं कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन मतलब क्या, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नए शेयर्स में। अब नए शेयर्स में क्या हो रहा है, पढ़िए वापस क्या लिखा है, देन कंसोलिडेट 10 सच शेयर्स इनटू 1 शेयर ऑफ 100 ईच। 10-10 रुपए के 10 शेयर्स को एक साथ लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ शेयर्स, कभी भी ध्यान रखना, जब आप कंसोलिडेट करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जाएंगे। जो 10 रुपए का एक शेयर है वो बन रहा है 100 रुपए का एक शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने बन जाएंगे इसके, सर जो 10,000 शेयर्स है उसको डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, ये बन जाएंगे सर 1000 इक्विटी शेयर्स, है ना। तो 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। एक बार दोस्त जरा चेक कर लेना, क्या शेयर कैपिटल के अमाउंट में कोई फर्क आ रहा है क्या। द आंसर इज अ बिग NO, नो। तो जो मैंने कहा था, हेंस प्रूफ कि शेयर स्प्लिट के वजह से या शेयर कंसोलिडेशन की वजह से शेयर कैपिटल के अमाउंट में कभी भी कोई भी चेंज नहीं होता है। चेक कर लीजिएगा सभी जने। क्लियर हो गया क्या सबको? चेक ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Absolutely crystal clear to all of you. पक्का 100%? तो अब इसकी जर्नल एंट्री क्या है, बहुत सिंपल है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कहां पर गई, हाँ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। अब देखो, अरे सर ये कैडी जनरल एंट्री है, ये कैडी नहीं, बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री, बहुत सिंपल सी जनरल एंट्री। पुराने शेयर्स को करेंगे कैंसिल, इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नए शेयर कैपिटल को इशू करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा, पुराने इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। आई होप ये क्लियर है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं चैप्टर नंबर 3 पढ़ा रहा हूं, बट ठीक है ऐसा। अच्छा सर एक बात बताओ, फिर ये क्वेश्चन यहाँ कैसे आया? अब इसकी भी एक कहानी, और कहानी ये है कि बहुत 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 पहले जब मैं पढ़ा करता था, तब अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन यूज्ड टू बी वन सिंगल टॉपिक। क्योंकि आपने इस चैप्टर में मेरी बुक के अंदर पढ़ा है, मैंने 4 टर्म्स एक्सप्लेन किए हैं, याद करना, अमालगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्विजिशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। हमने क्या देखा है, अमालगमेशन इंक्लूड्स एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो अमालगमेशन का डायग्राम कैसे बनाया था, 2 एग्जिस्टिंग कंपनीज एक साथ आती है, नई कंपनी बनती है, अमालगमेशन 100%। एब्जॉर्प्शन क्या बताया था, 2 एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर करती है, 100% एब्जॉर्प्शन। एक्विजिशन क्या बताया था, 2 एग्जिस्टिंग कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करती है मोर देन 51% बट लेस देन 100%, इट इज नोन एज एक्विजिशन। और रिकंस्ट्रक्शन मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं जब पढ़ता था ना, तो टॉपिक का नाम एक साथ था, अमालगमेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन। फिर अब उसको इंस्टीट्यूट ने 2 टॉपिक्स में स्प्लिट कर दिया, बाकी और कुछ खास नहीं है, ठीक है। नाउ shareholders of A Limited will be given one new share of B Limited in exchange of every share of A Limited। दोस्त यहां से हमको मिलेगा अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब पहले देखते हैं ए लिमिटेड के कितने शेयर्स है। तो ए लिमिटेड का शेयर कैपिटल अगर आप देखेंगे 2000 से, तो 2000 अगर कैलकुलेटर पे मैं लेता हूं तो ये हो गया बेटा जी तकरीबन 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए डिवाइडेड बाय 100, इसको मैं डिवाइड करता हूं 100 से, मतलब ए लिमिटेड के नंबर ऑफ शेयर्स है बेटा जी, यहां पर चेक करना 20,000 इक्विटी शेयर्स। एग्जिस्टिंग शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड आर 20,000 शेयर्स। अब क्वेश्चन क्या कहता है, शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड विल बी गिवन 1 न्यू शेयर ऑफ बी लिमिटेड ऑन एक्सचेंज ऑफ एवरी शेयर ऑफ ए लिमिटेड। मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां पर शेयर एक्सचेंज रेशियो जो है दोस्त, वो है 1:1 का, 1:2 1 लो, 1:2 1 लो, शेयर एक्सचेंज रेशियो है 1:1 का। मतलब 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए के बदले 20,000 इक्विटी शेयर्स देंगे हम बी लिमिटेड के, और बी लिमिटेड का अभी जो एक शेयर है वो कितने का है, 10 रुपए का नहीं बचा है, उसको हमने कंसोलिडेट कर लिया, वो बन गया कितने का, 100 रुपए का। तो यहां पर अब 20,000 शेयर इंटू 100 रुपए मैं करता हूं, तो मेरा परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आ गया 20 लाख रुपीस। और रुपीज एंड थाउजेंड्स में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये होगा रुपीज 2000। चेक ऑन। तो परचेज कंसिडरेशन ड्यू बाय 2000। बहुत बढ़िया, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करेंगे 2000। ये देखिए लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, अब इन्होंने डायरेक्ट एंट्री पास की है, बिजनेस परचेज अकाउंट को इन्वॉल्व नहीं किया। मैं ये सजेस्ट करूंगा अपने बेसिक्स मत छोड़ना कभी। हम लोग यहां पर जनरली क्या एंट्री पास करेंगे,
लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2000 टू, नहीं, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, सॉरी, टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड 2000। ये क्लियर हो गया, ये हम एंट्री करते हैं। उसके बाद हम दूसरी एंट्री करते हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और फिर तीसरी एंट्री हम करते हैं लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2000। देखो आपने डायरेक्ट एंट्री पास की, कोई गलत नहीं है, मैं भी बता रहा हूं। अब मॉड्यूल में देखेंगे डायरेक्ट एंट्री पास की है, कुछ गलत नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, प्रॉब्लम सिर्फ एक है भाई साहब, कभी अगर आप ये वाला रास्ता यूज करेंगे और कभी आप डायरेक्ट वाला रास्ता यूज करेंगे, दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी, कंफ्यूजन 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 क्रिएट होगा। मैं एक चीज कह रहा हूं, एक रास्ते को चुनो और उस पर आगे बढ़ो। तो मैंने आपको एक यूनिफॉर्म रास्ता क्या बताया कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स में जब भी एंट्री होगी, आज अच्छे से समझ लेना क्योंकि कल हमें ट्रांसफरर की बुक्स चालू करनी है, इसलिए तो ट्रांसफरी के बुक्स में जब भी एंट्री होगी 3 जनरल एंट्रीज पास होती है। पहली बिजनेस परचेज की, दूसरी इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, और तीसरा पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। अब इन्होंने क्या किया है, 1 नंबर और 3 नंबर को कंसोलिडेट करके डायरेक्ट एंट्री पास किया। जो बच्चा मॉड्यूल रेफर कर रहा है, सेल्फ स्टडी कर रहा है और सिर्फ क्लास सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्लासेस नहीं कर रहा है, वो ये ट्रीटमेंट देखकर कंफ्यूज हो जाएगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 में तो आईसीआई ने बिजनेस परचेज से एंट्री पास की थी, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ऐसा नहीं किया, तो मैं क्या करूं, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को दिमाग से बाहर कर देना। मैं एक ही चीज कह रहा हूं, दोनों सही है, गलत नहीं है, मॉड्यूल कभी गलत नहीं हो सकता, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यूनिफॉर्मिटी रखनी पड़ेगी, नहीं तो आप रटने वाली प्रवृत्ति से आगे बढ़ोगे तो रट नहीं पाओगे और समझ नहीं पाओगे। इस चीज को ध्यान रखना है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए, अब सर रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट हमने बनाया था, पहले एंट्री में क्रेडिट हुआ 6060 डन, दूसरे एंट्री में क्रेडिट हुआ सर, तीसरे एंट्री में डेबिट क्रेडिट हुआ नहीं सर। रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में ना अब बैलेंस है 960 रुपए का, और ये 960 रुपए का कैसा बैलेंस है सर, क्रेडिट बैलेंस है, मतलब गेन है, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट का नेचर मैंने आपको क्या बताया बेटा जी, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सर रिकंस्ट्रक्शन पे जो गेन हुआ है उसका क्या करेंगे, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, डिटेल में देखेंगे, बस 2-3 दिनों बाद नया टॉपिक चालू करेंगे रिकंस्ट्रक्शन तब, लेकिन अभी के लिए समझना, अगर रिकंस्ट्रक्शन पे गेन होता है तो उसको हम यूज करते हैं टू सेट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस। मतलब क्या, अगर आप यहां चेक करेंगे तो बी लिमिटेड जो कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी जो है, उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है 800 रुपीज का। मतलब क्या है, पीएनएल में एक्यूमुलेटेड लॉसेस है। नेगेटिव बैलेंस तो कभी होना ही नहीं चाहिए पीएनएल में, तो क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, और अगर पीएनएल के अंदर नेगेटिव बैलेंस दिख रहा है मतलब एक्यूमुलेटेड लॉसेस है, मतलब कंपनी के लॉसेस हुए हैं। तो ये जो कंपनी का नुकसान हुआ है ना 800 का, इसको हम यूज करते हैं, इसको राइट ऑफ करते हैं थ्रू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट टू पीएनएल अकाउंट। ठीक है सर, लेकिन सर अभी भी 160 रुपए का फायदा हुआ है, अभी भी 160 रुपए का गेन बचा है, इसका क्या करेंगे, तो ये जो गेन है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। चैप्टर नंबर 3 के अंदर सेल्फ एनालिसिस पेज पे मैं लिखवाऊंगा आपको, द प्रॉफिट ऑन रिकंस्ट्रक्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिकॉज ये प्रॉफिट कभी कभी होता है, हमेशा नहीं होता है। जो हमेशा होता है वो रेवेन्यू रिजर्व कहलाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट होता है, लेकिन जो कभी कभी होता है वो कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। तो इट विल गो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो ये एक जनरल एंट्री हम लोग पास करेंगे, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट एंड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्लियर? अब यहां पर हम एसेट्स लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट करेंगे। ट्रेड पेबल्स ऑफ बी लिमिटेड इंक्लूड्स 1000 पेबल टू ए लिमिटेड। इंटर कंपनी ओइंग्स है, इंटर कंपनी ओइंग्स की एंट्री बाद में करते हैं, अभी नहीं करते हैं, ठीक है। एसेट्स लायबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट किया, और इंटर कंपनी ओइंग की जनरल एंट्री सिंपल होती है, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट क्रेडिट। चेक कर लीजिएगा सभी चेक। अच्छा, अगर अभी भी मेरे इतना एक्सप्लेन करने के बाद भी किसी को भी अगर क्वेश्चन नंबर 7 अभी भी समझ में नहीं आया है, मैं एक सिंपल सा तरीका बताऊं, एक सिंपल सी ट्रिक बताऊं, एक काम करो, खुद के लिए यहां पर लिख लेना क्वेश्चन नंबर 7 के पास, टू बी डन आफ्टर डूइंग चैप्टर नंबर 3। बस, अगर अभी भी समझ में नहीं आया, ए भाई गोली मार, टू बी डन आफ्टर चैप्टर नंबर 3।
आया सब कुछ समझ में? टू बी डन आफ्टर चैप्टर नंबर 3, चेक करिएगा। बुक मार्क ऑफ कर रहा हूं मैं। पर मैं आपको बता रहा हूं इतना कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं है समझने के लिए। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन प्लस अमालगमेशन, है ना। बट वर्स्ट के सिनेरियो अगर किसी के भी माइंड में आया ओके भाई अभी तक मुझे समझ में नहीं आया, तो सिंपल लिख देना टू बी डन आफ्टर डूइंग चैप्टर नंबर 3। ट्रेड पेबल्स का बैलेंस 500 कैसे आया, ये एक सवाल है। एक सेकंड। ट्रेड पेबल्स है 300 300 600 और आप कह रहे हो कि यहाँ पे बैलेंस 500 कैसे आया। हाँ, बहुत ही उम्दा सवाल पूछा है आपने। एक बार मैं पढ़ लेता हूं। बहुत बढ़िया केशव झंवर, बहुत बढ़िया। नहीं 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 बेटा, बहुत बढ़िया। केशव झंवर ने ऐसी हरकत की जैसे कि जब भी कोई लड़की देखूं मेरा दिल दीवाना बोले ओले 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 ओले। बहुत बढ़िया बेटा। 600 माइनस 100 500 होता है। अद्भुत केशव झंवर जी। ठीक है, ये हो गया सभी का। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया। चलिए आगे। नींबू लाओ रे, नींबू जवर के लिए नींबू। जोशी जी, ओ जोशी जी, नींबूड़ा 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 नींबूड़ा। बहुत बढ़िया जोशी जी, नींबू लेके आइए जवर जी के लिए। अद्भुत, नींबू की सप्लाई हो। ये कप मुझे बच्चों ने गिफ्ट किया था, अलग अलग जगह मीटअप पे गया था तो गिफ्ट किया था, तो आज यही कप। ठीक है, बहुत बढ़िया, अद्भुत है। 52 मिनट हो गए, एक क्वेश्चन हमारा अभी डिस्कस हुआ। नो प्रॉब्लम, कोई, मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड हूं इस चीज के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार रिव्यू कर लेते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। करेक्ट, बहुत ही सिंपल, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। हम लोगों ने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया था। बैलेंस शीट ऑप्शनल थी जो आपको बनाने के लिए मैंने कहा था। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोथ द कंपनीज आर रीवैल्यूड एट 15% एंड द डिविडेंड्स वर पेड टू द रिस्पेक्टिव इक्विटी शेयरहोल्डर्स बिफोर अमालगमेशन। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ट्रांजैक्शंस कब हो रहे हैं? बिफोर अमालगमेशन, उसके बाद में अमालगमेशन हो रहा है। अमालगमेशन के अंदर हमें पॉइंट नंबर ए और बी में परचेज कंसिडरेशन के बारे में कहा गया था, जो हम लोगों ने यहां पर कैलकुलेट किया था। क्वेश्चन नंबर 8 के डेटा फॉलो कीजिएगा। 4,90,000 4,90,000 रुपए का परचेज कंसिडरेशन था। डिबेंचर होल्डर्स के सेटलमेंट के बारे में कहा था, जो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग 8% ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन नए जो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं वो 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो फेस वैल्यू इज 1,80,000 ऑफ द डिबेंचर्स गिवन एट 18,000 रुपीज डिस्काउंट, सो 1,62,000 इज द इशू प्राइस। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है यहां पर, इंटरकंपनी ओइंग्स है यहां पर, एंड इन्वेंटरीज एंड ट्रेड डेटास आर टेकन एट 5% लेसर देन रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। तो इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन हम लोग देख चुके थे। जर्नल एंट्रीज पास करनी थी और स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन बनाना था। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम लोगों ने बना लिया। जर्नल एंट्रीज फिर से रिवाइज करवा देता हूं, रिपीट करवा देता हूं कि ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में जो जर्नल एंट्रीज हम लोग करते हैं वो आमतौर पे होती है 3 एंट्रीज। मैंने लिखवाया था, कहां पे गया, ये रहा। सबसे पहली एंट्री होती है बिजनेस परचेज की, दूसरी एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तीसरी एंट्री होती है डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन की। उसके बाद में कुछ ऑप्शनल एंट्रीज होती है जैसे कि इंटर कंपनी ओइंग्स की, मतलब अगर दो कंपनीज के बीच में कोई ट्रांजैक्शन है, डेटर क्रेडिटर रिलेशनशिप है, बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल है, उसके बाद लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की और फिर सेटलमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स की। इस तरीके से ये तमाम जर्नल एंट्रीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये सब कर लेने के बाद हम लोगों ने जर्नल एंट्रीज पास कर ली थी और ये क्वेश्चन हमारा प्रिंसिपली यहां पर खत्म हो गया था। और फिर मेरे मन में ही एक इच्छा ही, मैंने कहा क्यों ना आप लोग इसकी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करें और देखें कि बैलेंस शीट आपकी बनी है कि नहीं। चेक कीजिएगा आप लोगों के स्क्रीन पे बैलेंस शीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। प्लीज चेक ऑल ऑफ यू। जिसका आया है अच्छी बात, नहीं आया है बाद में छाप लीजिएगा। देखो दोस्तों, मैं क्लास में बहुत सारी चीजें करने के लिए कहूंगा, जो उसको पूरी तरह फॉलो करेगा डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा कम फॉलो करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको दिल से बता रहा हूं, ईमानदारी से बता रहा हूं, टू द एक्सटेंट पॉसिबल, मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट
कभी आपकी क्लास, मेरी तो भी एडवांस अकाउंटिंग की क्लास ना ही ऑफ होगी और ना ही मैं क्लास मिस करूंगा टू दी एक्सटेंड पॉसिबल। लेकिन अगर मैं मिस कर दिया किसी दिन और नहीं हो पाई, तो आपको उस दिन का बेनिफिट उठाना है, फायदा उठाना है, और आपको यूज करना है कि यार चलो आज मुझे मौका मिल गया ना, आज मैं अमालगमेशन और फाड़ने वाला हूं। जैसे कि कल का दिन, कल एडवांस्ड अकाउंटिंग की क्लास नहीं है, और मैंने आपको कहा कि ट्रांसफरी कंपनी की बुक्स आज हमारी खत्म हो जाएगी। अब नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर 22 से वी विल बी स्टार्टिंग विद अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनीज। तो जब मैं आपको यहां पर ये चीज बोल चुका हूं, तो आपको क्या करना है, यहां तक इसको पूरी तरह खत्म कर देना है। समझ में आ रहा है? सर अगर इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट लायबिलिटी में गुडविल अकाउंट डेबिट होगा, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा? देख भाई, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर अमालगमेशन पे गुडविल आ रहा है, तो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस के समय गुडविल डेबिट करोगे। अमालगमेशन के समय कैपिटल रिजर्व आ रहा है, तो आप कैपिटल रिजर्व डेबिट करोगे। और अगर मर्जर है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है और सिर्फ रिजर्व आ रहा है, तो आप रिजर्व डेबिट करोगे। एज सिंपल एज दैट। क्लियर? अब अमालगमेशन पे गुडविल क्रिएट होता है, तो आप कैपिटल रिजर्व डेबिट कैसे करोगे? कर ही नहीं सकते हो, है ना? ये लॉजिक है, समझना। चलिए, बैलेंस शीट बनानी थी, एंड आई डोंट थिंक इट डिजर्व्स एनी काइंड ऑफ फर्दर एक्सप्लेनेशन एंड स्पेंडिंग एनी फर्दर टाइम इन दिस क्वेश्चन, बिकॉज बहुत सिंपल है। नहीं समझ में आया फिर भी ये पीडीएफ मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा। इस पीडीएफ से आप पूरे सॉल्यूशंस देख सकेंगे चैप्टर खत्म हो जाने के बाद। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दोनों के नोट्स में आपको दिखा देता हूं। शेयर कैपिटल का नोट चेक करेंगे, 1,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 12 लाख रुपए, जिसमें से 40,000 शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, 910% प्रेफरेंस शेयर्स 90,000 रुपए, 12,90,000। रिजर्व्स एंड सरप्लस में हमारे पास दोस्तों है यहाँ पर रिजर्व्स में से दो अमाउंट्स यहाँ पर हमने माइनस किए हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व है और कैपिटल रिजर्व यहाँ पर क्रिएट हुआ है, क्योंकि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने कैपिटल रिजर्व से पे किए। ठीक है, बाकी की पूरी बैलेंस शीट की आप टोटल यहाँ पर देख सकते हैं, 24,37,000, 24,37,000। करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 8 कर लेने के बाद आपको करना था क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है, अगर आप इसकी टैगलाइन पढ़ते हैं, कैप्शन पढ़ते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये PYQ है मई 2019 का। हाइला, क्वेश्चन नंबर 8 एक बार चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये क्वेश्चन है आपके मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 और आरटीपी मई 2023 का क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 जो है, 12 जो है, अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2 दिखेगा आपको। चेक कर लीजिए एक बार, ट्रस्ट में, पूरा क्वेश्चन चेक कर लीजिए। इट इज नथिंग बट क्वेश्चन नंबर 8 मल्टीप्लाइड बाय 2। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ सर, इस बात पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, इसीलिए तो बोल रहे हैं मुन्ना, तुम हो और हम हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना सर मॉड्यूल का, जरा ओपन कर दीजिएगा, फिर हमको चेक करा दीजिएगा। ये मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 9 है मुन्ना, और हम यहाँ पर खोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि PYQ है सर। जरा चेक कीजिएगा, 8 लाख 4 लाख, दो का टेबल याद है, पाड़ा याद है दो का? बहुत बढ़िया सर, 8 बन गया। अरे सर 8 बन गया 12, 4 बन गया 6। अरे सर ये मल्टीप्लाइड बाय 2 नहीं सर, ये मल्टीप्लाइड बाय 1.5 है, सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 1.5, 12 लाख 6 लाख। ओके, बहुत बढ़िया। 3 लाख का 1.5 गुना कितना होता है? 4.5 लाख। अरे सर ये तो मैच ही नहीं हो रहा। अरे बेटा थोड़ा सा ऊपर नीचे चलता है, टेंशन में जज्बाती मत हो जाया करो। टोटल ले लो बेटा, 15,50,000, इसका 1.5 ले लो सर, 23,25,000। अरे सर यहाँ पर 31 लाख, जज्बाती मत हो जाएगा, मैं थोड़ा थोड़ा मैचिंग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पर होगा क्या, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है? एक छोटा सा डिफरेंस, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। आप लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप लोग एक कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पढ़ाई करते समय किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और वैसा ही क्वेश्चन जब बाद में एग्जाम में आ जाता है, तो आप बहुत एक्साइट हो जाते हैं। आप इतने एक्साइट हो जाते हैं कि आपको लगता है कि यार ये तो मतलब बहुत अमेजिंग है, मतलब अब तो मैं कर लूंगा, अब तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और आपके माइंड में जो टेम्परेरी डेटा स्टोर्ड होता है, वो क्वेश्चन का जो आपने घर पे कर रखा है, आप उसी की बेसिस पे एग्जाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। और यही एग्जैक्टली चीज यहां पर हुई होगी बच्चों के साथ। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया, तो बच्चे बिल्कुल ऐसा ही करते हैं कि यार सेम क्वेश्चन हमने एग्जाम में किया और यही क्वेश्चन को उसी तरीके से सॉल्व किया, और इस क्वेश्चन में जाकर फंस गए। क्यों सर? सेम ही तो है, सेम ही तो है, फंस कैसे गए? सेम ही तो है, फंस गए। अब क्यों फंस गए, कैसे फंस गए, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप सोल्यूशन चेक करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का।
चेक कीजिएगा सोल्यूशन एक एक कर कर। अभी खुद को आपको पता चलेगा कि आपने भी गलती की है क्या, लेकिन ईमानदारी से मुझे जवाब चाहिए कि गलती किस किसने की है, ठीक है। एकदम ऑनेस्ट वाला आंसर चाहिए। सबसे पहले यहां पर आइए और चेक कीजिए आपका परचेज कंसिडरेशन 9,80,000। पिछले क्वेश्चन में था 4,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पे 9,80,000, 9,80,000 पीसी आया क्या, चेक कीजिएगा एक एक करके। आई एम ब्रिंगिंग यू टू दैट पॉइंट जहां पर आप डेफिनेटली फंसे होंगे। यहां पे सही है क्या सभी का, चेक कीजिएगा, चेक करिए सभी जगह। परचेज कंसिडरेशन क्लियर है। मैं थोड़ा ज्यादा समय स्क्रीन पे इसलिए रुक रहा हूं ताकि अगर किसी ने नहीं किया होगा तो बाद में आप कॉपी कर पाएंगे, ठीक है, पॉज करके कॉपी कर पाएंगे। सही आंसर्स आपके पास लिख के रखिएगा। 9,80,000। नाउ ट्रांसफरी कंपनी के बुक्स में आना है। अब यहां पर भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हो रहा है कि पहले दोनों कंपनीज अपनी फिक्स एसेट्स को रीवैल्यू कर रही है, फिर दोनों 10% इक्विटी डिविडेंड पे कर रही है, और उसके बाद में कंपनी टेक ओवर हो रही है। बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल डिट्टो, ठीक है, ओके। सबसे पहले फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन करेंगे ट्रांसफरी कंपनी में, और उसके बाद में आप इक्विटी डिविडेंड का पेमेंट करेंगे। चेक करिएगा ये क्लियर है क्या, चेक करिएगा ये क्लियर है क्या। उसके बाद बिजनेस परचेज की एंट्री पास होगी, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एमजी लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। सर यहां पर पन्ना एक पॉइंट पे ना आकर हमको कंफ्यूजन हो गया था सर, एक बार ये पढ़ के बताएंगे। फिक्स एसेट्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी रिवैल्यूड 15% अबव बुक वैल्यू, inventory and trade debtors are to be taken at 5% lesser than book value, both the companies are to pay 10% equity dividend, preference dividend have already been paid. Now understand सर, ये इन्वेंट्री और ट्रेड डेटर वाला पॉइंट ना सर पिछले क्वेश्चन में बाद में लिखा था सर। मतलब पिछले क्वेश्चन में सर टेक ओवर से पहले, अमालगमेशन से पहले दो ही चीजें हो रही थी, फिक्स एसेट्स का रिवैल्यूएशन और पेमेंट ऑफ इक्विटी डिविडेंड। सर इस क्वेश्चन में ना सर तीन चीजें हो रही है टेक ओवर से पहले। सर इन्वेंट्री और ट्रेड डेटर्स भी पहले रिवैल्यू हो रहे हैं, और यहीं पे आपका एक एक्सीडेंट पॉइंट है, यहीं आप गलती कर बैठोगे। जिसके भी दिमाग में ये पॉइंट आया है मैं आंसर दे देता हूं, बेटा गलत आया। इन्वेंट्री एंड ट्रेड डेटर्स ये रीवैल्यू अमालगमेशन से पहले नहीं, अमालगमेशन के बाद में हो रहा है। सर ये कैसे पता चलेगा सर, हम ये कैसे करें सर। एक शब्द है बेटा, एक शब्द, ये वर्ड पढ़ो, टेकन ओवर। इसका मतलब क्या, इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड डेटर्स आर टेकन ओवर। टेकन ओवर का मतलब क्या, व्हेन आर दे टेकन ओवर। इन्वेंट्रीज और ट्रेड डेटर्स कब टेक ओवर किए जाते हैं, दे आर टेकन ओवर ड्यूरिंग अमालगमेशन। समझ में आ रहा है, एक्सीडेंट पॉइंट, लड़की बन जानी चाहिए। सर ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया हमारे साथ, इसीलिए कहते हैं ना नजर हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली बढ़ना चाहिए, बहुत ही केयरफुली, आराम से धीरे धीरे तरीके से पेशेंटली क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ते समय 1 मिनट एक्स्ट्रा लगाकर ही क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए, फिर बाद में उसका सामना करना चाहिए। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, वापस सॉल्व करना है ना, बट अभी समझ लो अच्छे से, अभी समझ लो अच्छे से। Inventories and trade debtors were taken over। क्लियर हुआ, पक्का है ना। अब इसको ऐसे मार्क करके रखना है, ये एक्सीडेंट पॉइंट है, अपघाताचं वळण, इसको मार्क करके रखना है ताकि वापस यहां पर आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। क्लियर हो गया। इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड डेटर्स आर टेकन ओवर एट 5% लेसर देन देयर बुक वैल्यूज, ठीक है। आफ्टर द अबाउट ट्रांजैक्शंस आर गिवन। अब सब कुछ नॉर्मल है। एक और डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं जो आपका एक्सीडेंट पॉइंट बनेगा, और वो है ये। अब सर इसमें क्या है सर, बताता हूं मैं, हाईलाइट तो कीजिए, बताता हूं मैं। सर मतलब सर ये तो मतलब चीथड़े उड़ रहे हैं सर हमारे। खेल गई लड़की हमारे साथ बेटा, लड़की खेलती है, आपको लगता है आप उसके साथ खेल रहे हो, लेकिन आप गलत फहमी में जी रहे हो, एक्चुअल में वो आपके साथ खेल रही है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डिफरेंस क्या है, फोकस कीजिएगा। एक काम करें, सभी जने एक स्टिकी नोट निकालें, स्टिकी नोट पे मैं आपको डिफरेंस एक्सप्लेन करता हूँ।
किधर चिपकाऊं मैं, किधर को चिपकाऊं रे बाबा, किधर को चिपकाऊं, इधर को चिपकाता हूं। एक स्टिकी नोट निकाले, स्टिकी नोट पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डिफरेंस क्या है, ठीक है। रुक जा बेटा साका का बुम बुम, अभी हम जिंदा है। अब एक काम करो, स्टिकी नोट के बीच में बराबर दरार डालो और हाफ बना दो इसको। हाफ इसलिए क्योंकि एक साइड में लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 और एक साइड में लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। एक साइड में लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और एक साइड में लिखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 12। समझिएगा। अब दोनों में सिमिलैरिटी और डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में आता है जो मॉड्यूल का क्वेश्चन था, ठीक है। अब वहां पर दो कंपनी थी, पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड। ट्रांसफरर कौन है, ट्रांसफरी कौन है, पी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू लिमिटेड, ठीक है। अब यहां पर आप आएंगे और यहां पर आप आकर लिखेंगे पी लिमिटेड, क्यू लिमिटेड। पी लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरी। क्यू लिमिटेड कौन है, ट्रांसफरर। क्लियर। अब देखो इंटर कंपनी ओइंग्स का ट्रांजैक्शन पढ़ना, सिर्फ इंटर कंपनी ओइंग्स का। सन्डरी क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। सन्डरी क्रेडिटर ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 टू पी लिमिटेड, मतलब क्यू लिमिटेड के सन्डरी क्रेडिटर्स में पी लिमिटेड दिख रहा है, जहां पर पी लिमिटेड का अमाउंट है 10,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, वापस पढ़ो वो लाइन। सन्डरी क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड्स 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि क्यू को पी को 10,000 देना है। क्लियर हो रहा है। अच्छा, अगर क्यू लिमिटेड के सन्डरी क्रेडिटर में होगा तो बेटा जी विदाउट एनी डाउट डेफिनेटली ट्रांसफरी कंपनी के सन्डरी डेटर में होगा। सन्डरी डेटर में कितना होगा, क्या कौन दिख रहा होगा, क्यू लिमिटेड। और कितना बैलेंस दिख रहा होगा, 10,000 रुपीज का बैलेंस दिख रहा होगा। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, मतलब क्या हुआ यहां पर, इसका मतलब है कि पी को क्यू से 10,000 लेना है। P को Q से 10,000 लेना है, ये चेक कर लो। क्लियर हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब समझना, जब हमने अमालगमेटेड बैलेंस शीट बनाई, पक्का कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, कोई पॉइंट? क्वेश्चन नंबर 8 बहुत आराम से सिस्टमैटिकली, सन्डरी क्रेडिटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड इंक्लूड्स रुपीज 10,000 ड्यू टू पी लिमिटेड, मतलब क्यू को पी को देना है। क्वेश्चन कहता है पी लिमिटेड विल एब्जॉर्ब क्यू लिमिटेड, पी लिमिटेड बन गया ट्रांसफर ही, क्यू लिमिटेड बन गया ट्रांसफरर। क्लियर है, पक्का, कोई परेशानी प्रॉब्लम? अब देखो, अब यहां पर दोस्तों जब हम लोगों ने ट्रांसफरी कंपनी को टेक ओवर किया था, हम लोग बात कर रहे हैं इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज की, तब क्वेश्चन में कहा था कि आपको ट्रेड डेटर्स को 5% लेसर वैल्यू पे लेना है, मतलब आपको आरडीडी का प्रोविजन बनाना है। मतलब क्वेश्चन को अब थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिबली और गहराई में समझना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपको आरडीडी की प्रोविजन बनाना है ऑन सन्डरी डेटर्स ऑफ क्यू लिमिटेड। क्या इस ट्रांजैक्शन का, इंटर कंपनी ओइंग्स का क्यू लिमिटेड के डेटर पे कोई असर पड़ने वाला था? आंसर है नहीं। इस ट्रांजैक्शन का क्यू लिमिटेड के डेटर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन तो क्यू लिमिटेड के क्रेडिटर में अपियर हो रहा है, डेटर में तो ये अपियर ही नहीं हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन का क्यू लिमिटेड के डेटर्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब हम यहां पर क्यू लिमिटेड के डेटर्स पे, सन्ड्री डेटर्स पे आरडीडी का प्रोविजन कितना बनाएंगे? तो क्यू लिमिटेड के सन्ड्री डेटर्स, छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करना है, नहीं समझ में आप वापस देख लेना। क्यू लिमिटेड के सन्ड्री डेटर्स हैं 1,90,000 और उस पे 5% आरडीडी का प्रोविजन कितना होगा,
1,90,000 इंटू 5% होता है 9,500। आपकी जर्नल एंट्री में क्वेश्चन नंबर 8 के जर्नल एंट्री में चेक करना, आपने 9,500 का ही प्रोविजन बनाया है ना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 9,500। ये क्लियर है। मैं आपको सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि आईसीआई कैसे खेल गया आपके साथ, और इसके लिए ना प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है, मैकेनिकली नहीं बनना है। अब ये तो बात हो गई क्वेश्चन नंबर 8 की। अब इसी तरह भावनात्मक होकर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जहां पर हमको प्राइमा फेसी लग रहा है, अरे भाई साहब डिट्टो क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमने देखा है, पढ़ाई करते समय किया, छाप राजा छाप। छापने की बात नहीं, अब यहां पर आइडेंटिफाई करते हैं। वीटी विल एब्सॉर्ब एमजी, दो पार्टीज के नाम क्या है, वीटी लिमिटेड, एमजी लिमिटेड। वीटी विल एब्सॉर्ब एमजी, तो वीटी बन गई ट्रांसफरी कंपनी और एमजी बन गई ट्रांसफरर कंपनी। अब इनके इंटर कंपनी ओइंग्स को देखना, आईसीआई का खेल समझ में आएगा। सन्ड्री डेटर ऑफ एमजी इंक्लूड्स 20,000 ड्यू फ्रॉम वीटी लिमिटेड। अब समझना, सन्ड्री डेटर ऑफ एमजी, एमजी के सन्ड्री डेटर्स में एक नाम दिख रहा है वीटी लिमिटेड, और कितना अमाउंट दिख रहा है यहां पर, 20,000। कितना अमाउंट है, 20,000। देखो क्वेश्चन नंबर 8 से डबल फिगर चल रही है यहां पर 20,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ है कि एमजी को वीटी से 20,000 लेना है। एमजी को वीटी से 20,000 लेना है। अब यही चीज को जरा हम वीटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो क्या दिखेगा, वीटी के बुक्स में देखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में नाम दिखेगा एमजी लिमिटेड, जहां पर अमाउंट दिखेगा 20,000। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि वीटी को एमजी को 20,000 देना है, वीटी को एमजी को 20,000 देना है। अब समझना मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है, सच बता रहा हूं, इसीलिए पूरा एक लेक्चर आज हम डाल रहे हैं, क्योंकि सेलेक्टेड क्वेश्चंस है। इन्वेंट्री एंड ट्रेड डेटर्स आर टू बी टेकन एट 5% लेसर देन बुक वैल्यू। मेरे दोस्त के भाई और मेरे दोस्त के भाई की बहन, अब मेरे को एक बात बता, एमजी लिमिटेड ट्रांसफरर कंपनी को जब ट्रांसफरी टेक ओवर करेगा तो उसको बनाने का है आरडीडी, प्रोविजन ऑन सन्ड्री डेटर्स ऑफ एमजी लिमिटेड। अब यहां पर पता है, जो बच्चा कंसेप्चुअली नहीं पढ़ेगा, मैकेनिकली पढ़ेगा, वो बच्चा यहां पर पता है क्या करेगा, वो आरडीडी की प्रोविजन बनाएगा, वो देखेगा एमजी लिमिटेड के डेटर्स कितने हैं, एमजी लिमिटेड के डेटर्स हैं 3,80,000। ओके, एमजी लिमिटेड आरडीडी का प्रोविजन वो बनाएगा कुछ इस प्रकार, 3,80,000, और 3,80,000 का 5% निकालेगा, 3,80,000 और उसका 5% हुआ 19,000, और वो कहेगा ओ वाओ आई एम नाउ इन सीए फाइनल। लेकिन मेरे बाबू भाऊसाहेब ये गलत हो जाएगा। सीए इंटरची परीक्षा दिल्यानंतर हा मुलगा घरी येणार, आईला म्हणणार आई आहे आता पुढे फायनल, झालं की तुझा मुलांचा आता सीए इंटरमीडिएट आहे आता पुढे फाइनल, और ये गलत हो जाएगा। ये गलत क्यों हो जाएगा, यहां पर सही जवाब होना चाहिए बेटा जी 3,80,000 के जो आपके डेटर्स हैं, उसमें से 20,000 के डेटर तो आपके वीटी लिमिटेड है, जिसपे आपको प्रोविजन बनाना ही नहीं है। मतलब इफेक्टिवली आपके डेटर होंगे 3,60,000 रुपए के, 3,60,000 के, उस पे 5%, 3,60,000 पे 5%, मतलब 18,000 रुपए की प्रोविजन आपको बनानी पड़ेगी। चेक ऑल ऑफ यू। आरडीडी का प्रोविजन होना चाहिए 18,000। चेक ऑल ऑफ यू। ये इस क्वेश्चन का एक्सीडेंट पॉइंट, अपघातात संबंध। सर पर ऐसा क्यों, माइनस करके क्यों, क्योंकि मेरे बेटा मैं आरडीडी के प्रोविजन वो डेटर्स पे बनाऊंगा जो डेटर्स मेरे दिखेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, और अमालगमेशन पूरा हो जाने के बाद मेरे डेटर्स 3,80,000 बचेंगे ही नहीं, क्योंकि 3,80,000 में से इंटर कंपनी ओइंग्स माइनस हो जाएगी, तो मेरे डेटर्स बचेंगे 3,60,000। तो 3,60,000 के डेटर्स पे 5% की प्रोविजन जो है वो होगी 18,000
रुपए चेक कीजिएगा सभी जने। बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। अब आप समझो, अगर मेरी बुक से नहीं पढ़ते थे कभी ये क्वेश्चन का एक्सपोजर नहीं मिलता था। डेफिनेटली 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोग करते थे क्योंकि मॉड्यूल का क्वेश्चन, लेकिन 12 नंबर का जो क्वेश्चन और दोनों के अंदर जो कहानी है ना, ये डिफरेंस बिटवीन, ये कभी समझ में नहीं आती थी। 8 नंबर के क्वेश्चन में और 12 नंबर में देखो डिफरेंस ये है कि 8 नंबर के क्वेश्चन में ट्रांसफरर कंपनी क्रेडिटर है, लेकिन 12 नंबर के क्वेश्चन में ट्रांसफरर कंपनी कौन है? डेटर है। और इन दोनों में डिफरेंस होने से आरडीडी के अमाउंट में डिफरेंस होता है। चेक कीजिएगा सभी जन, है ना मजेदार, है ना अमेजिंग। सो क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर आप देख सकते हैं, आरडीडी का प्रोविजन 19,000 रुपए नहीं होना चाहिए, आरडीडी का प्रोविजन होना चाहिए 18,000 रुपए। मैं स्लोली स्लोली स्क्रॉल डाउन करता जा रहा हूं, जिसका भी गलत है आज के लेक्चर को वापस रिविजिट कर कर आप इसको सही कर लीजिएगा। मैं जब तक आज के लेक्चर का टाइटल चेंज करवा देता हूं। खेल रहा नहीं है यार, मैं आपको सच बताऊं प्रियंका, मेरा ओपिनियन आईसीआई एग्जाम्स को लेकर बहुत क्लियर है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एग्जामिनेशन में आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है, सिंपल सी चीज है, ट्रस्ट मी। आपकी जानकारी के लिए आज शाम को हमारी एक क्लास और रखी है मैंने, शाम को 5 बजे। छोटी क्लास है बट एक रखी है एक्स्ट्रा, क्योंकि कल क्लास नहीं हो पा रही है, तो कंपनसेट करने के लिए आज शाम को 5 बजे एक एक्स्ट्रा क्लास मैंने रखी है, छोटी सी बट रखी है। मैंने आपको बार बार कह रहा हूँ, फिर से कह रहा हूँ, टू द एक्सटेंट पॉसिबल आई नेवर मिस माई क्लासेस। बहुत बढ़िया पॉइंट है और इसको आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि ऐसा पॉइंट आपको फिर से कभी किसी किसी भी चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर? मैं इसी वजह से इस क्लास के अंदर कोई होमवर्क नहीं दूंगा, क्योंकि शाम को ही हमें वापस मिलना और दिन भर आप बाकी क्लासेस में ऑक्यूपाइड रहेंगे, तो आज मैं कोई और होमवर्क नहीं दूंगा आपको। डन ऑल ऑफ यू? सो इसको मार्क करके रखिएगा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। और यहां चाहे तो आप लिख सकते हैं कि आई हैव एक्सप्लेन्ड इन L21। तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि 8th नंबर और 12th नंबर को हमेशा साथ में सॉल्व करें और दोनों को करें। मतलब ये कंपैरेटिव डिफरेंस देखना, आपके माइंड को ये प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी है कि हाउ योर माइंड इज एबल टू मेक अ शिफ्ट। हमारा दिमाग जो है ना, वो हमें डिसीव करता है, हमें उसको डिसीव करना है, हमें उसको समझाना है कि भाई जो तू सोच रहा है वो गलत है, ऐसे नहीं होता है। क्वेश्चन दिखने में 100% सेम है, करने में 100% सेम है, बट ऐसा नहीं है कि उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। चेंज यहाँ पर है, आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलिए अब हमें और एक कौन सा क्वेश्चन करना था भाई साहब? क्वेश्चन नंबर 22। आरटीपी में 2022 का क्वेश्चन है ये। इसकी बैलेंस शीट मैंने बनाई है क्या? नहीं, बैलेंस शीट नहीं बनाई। अब बैलेंस शीट बनाकर क्या करेंगे? इसकी बैलेंस शीट नहीं बनाई है मैंने। बैलेंस शीट वी वर मेकिंग ओनली फॉर प्रैक्टिस लिशा, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आरटीपी में 2022 का क्वेश्चन है, किया है आप लोगों ने? चलिए, रेडी ऑल ऑफ यू? शैल आई एक्सप्लेन? मतलब आज का होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि जो कल का होमवर्क था
जो परसों का होमवर्क था इनफैक्ट आई शुड से, उसको आपको वापस करेक्ट करना है, रीसॉल्व करना है। दैट्स ऑल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, लेक्चर नंबर 21 का मैं रेफरेंस दे रहा हूं, पेज नंबर रजिस्टर का यहां लिखते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ आकाश लिमिटेड एंड गंगा लिमिटेड एज ऑन March 31, 2021। आकाश लिमिटेड, गंगा लिमिटेड दोनों की बैलेंस शीट्स यहां पर दी गई है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में आकाश का रिजर्व देखो नेगेटिव रिजर्व है, 3,24,00,000 रुपए का नेगेटिव रिजर्व। सिक्योर्ड लोन्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, ट्रेड पेबल्स है, अदर करंट लायबिलिटीज है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इन्वेंट्रीज है, अदर करंट एसेट्स है। ठीक है, नीचे नोट्स टू अकाउंट्स दिए हैं, उसमें शेयर कैपिटल में इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल दिया है, जनरल रिजर्व्स दिया है यहाँ पर, और सरप्लस आप देख सकते हैं, सरप्लस मतलब पीएनएल अकाउंट है, तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। सिक्योर्ड लोन्स में आपको दिया है, द लोन्स आर सिक्योर्ड अगेंस्ट द प्लेज ऑफ इन्वेंट्रीज, मतलब जो लोन है वो इन्वेंट्री की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। अनसिक्योर्ड लोन है, अदर करंट लायबिलिटीज है। नीचे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिए और क्वेश्चन ने कहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ आकाश गंगा लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2021। मतलब आपको नई कंपनी की बैलेंस शीट बनानी। अब बैलेंस शीट बनाने से पहले आपको ये 9 पॉइंट्स को पढ़ना है, एक एक करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहली बात, ये केस है अमालगमेशन का, तो आकाश लिमिटेड एक कंपनी है, गंगा लिमिटेड दूसरी कंपनी है, ये दोनों एक साथ आएगी और एक नई कंपनी बनेगी आकाश गंगा लिमिटेड। करेक्ट, तो इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नाउ all current assets of the two companies except the pledged inventories are taken over by Akash Ganga Limited। दोनों कंपनीज की सारी करंट एसेट्स आकाश गंगा ले जा रहा है एक्सेप्ट द प्लेज इन्वेंट्रीज। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द करंट एसेट्स इंक्लूडिंग प्लेज इन्वेंट्रीज 80% ऑफ बुक वैल्यू इन केस ऑफ आकाश लिमिटेड एंड 70% इन केस ऑफ गंगा लिमिटेड। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा कि कौन कौन सी एसेट्स और कौन कौन सी लाइबिलिटीज लेकर जा रहे हैं। रफ में बनाता हूं, फेयर सोल्यूशन ऑलरेडी है यहाँ पर रफ में मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन हम लोगों को यहाँ पर करना पड़ेगा और वही थोड़ा ट्रिकी है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, समझिएगा, फोकस कीजिएगा। आकाश एंड देन गंगा। अब क्योंकि हमें बैलेंस शीट बनानी है, काम करें दोस्तों, यहां पर हम एक टोटल का कॉलम भी ऐड कर ले, क्योंकि ये टोटल का कॉलम कुछ नहीं बनेगा, ये हमारी बैलेंस शीट होगी, इसको एक ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर कहा है कि ऑल करंट एसेट्स ऑफ टू कंपनी एक्सेप्ट प्लेज इन्वेंट्रीज आर टेकन ओवर बाय आकाश गंगा लिमिटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग वैल्यूएशन करते हैं। एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहां पर हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, नाटो। नाटो का मतलब क्या है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नाटो में सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं करंट एसेट्स को। अगर आपने किया है तो चेक करना, नहीं किया है तो सॉल्व कर लेना मेरे साथ साथ, है ना। सबसे पहले करंट एसेट्स ऑफ टू कंपनीज एक्सेप्ट प्लेज इन्वेंट्रीज। करंट एसेट्स कितनी है अगर आप चेक करेंगे तो प्लेज इन्वेंट्रीज यहां पर दी गई है, सिक्योर्ड लोन्स ऑफ आकाश आर सिक्योर्ड अगेन प्लेज ऑफ इन्वेंट्रीज। इसका मतलब अगर आप चेक करेंगे तो करंट एसेट्स आकाश के पास है दो, एक तो इन्वेंट्रीज और एक अदर करंट एसेट्स, और गंगा के पास है एक अदर करंट एसेट्स। गंगा के पास इन्वेंट्री नहीं है, लेकिन आकाश की जो ये इन्वेंट्री है, ये इन्वेंट्री को आपने क्या करके रखा है, प्लेज करके रखा है, मतलब गिरवी करके रखा है। तो अब ये इन्वेंट्रीज को अगर गिरवी करके रखा है, ये इन्वेंट्रीज क्योंकि गिरवी की गई है, ये इन्वेंट्रीज को नई कंपनी लेकर नहीं जा रही है, तो नई कंपनी सिर्फ अदर करंट एसेट्स ले जा रही है। आई होप ये क्लियर है। लेकिन अदर करंट एसेट्स को किस वैल्यू पे लेकर जा रही है, पढ़िएगा। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल द करंट एसेट्स इज 80% इन केस ऑफ आकाश एंड 70% इन केस ऑफ गंगा। ठीक है, तो आकाश की करंट एसेट्स रियलाइज कर रही है 80%, आकाश लिमिटेड की अदर करंट एसेट्स की बुक वैल्यू है 72 lakhs। तो मैं यहां लिखता हूं 72 lakhs का 80%, ये हो गया 57,60,000।
और गंगा की अदर करंट एसेट्स है 1,92,00,000 और इसका रियलाइजेबल वैल्यू कितना है दोस्त 70%। तो 1,92,00,000 का 70%। 1,92,00,000 का 70% ये होता है 1,34,40,000 और टोटल करंट एसेट्स है 1,92,00,000। तो ये जो टोटल कॉलम है ना, ये टोटल कॉलम एक तरीके से आपका क्या बन रहा है, इट इज योर बैलेंस शीट, नथिंग एल्स बट योर बैलेंस शीट। आकाश गंगा की बैलेंस शीट यहां से आपको दिखाई देगी टोटल कॉलम से। पहला पॉइंट सबको क्लियर है क्या? अब यहां से डेफिनेटली दिमाग में आपके कीड़ा आएगा। कीड़ा पता है क्या कहेगा, सर फिर वो आकाश लिमिटेड की जो प्लेज इन्वेंट्री है उसका क्या होगा सर? सही समय पे जवाब मिल जाएगा। पेशेंस रख, ठंडे रख पुत्र, सब संगा हो जाएगा, सब चंगा हो जाएगा। ठीक है, जो जो इस्तेमाल कर रहे हैं आगे बढ़ो। आकाश की इन्वेंट्रीज अभी भी बाकी है, उसके साथ क्या करना है हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑफ बोथ द कंपनीज आर टेकन ओवर एट बुक वैल्यू बाय आकाश गंगा लिमिटेड। करंट एसेट्स की रिवैल्यूएशन की बात होगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है दे आर टेकन एट देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एज इट इज लिख लें 68 lakhs एंड 1,36 लाख। इसमें कहीं पे भी कोई चेंज है? यहां तक सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई भी परेशानी है तो बता देना। तो मैं यहां पर आता हूं और यहां पर लिखता हूं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 68 लाख 1,36 लाख। जो फिगर्स यूज हो रही है उसको मैं यहां पर कर रहा हूं टिक मार्क। अब टोटल ले लेते हैं 68 लाख प्लस 1,36 लाख, ये हो गया 2,04 लाख। टू करोड़ 4 लाख। चलिए पॉइंट नंबर बी हमारा यहां पे खत्म होता है। Secured loans includes 32 lakh accrued interest in case of Ganga Limited। एक सेकेंड, सिक्योर्ड लोन्स गंगा की बात हो रही है, गंगा का दूसरा कॉलम है। तो गंगा का जो सिक्योर्ड लोन है वो टोटल कितना है बेटा जी 1,60,00,000। ठीक है, इट इंक्लूड्स 32 लाख ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट, मतलब आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। तो 1,60,00,000 रुपए के लोन में से 32 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। करना क्या है मुझे नहीं पता, बट अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, मैं उसको एज इट इज लिख रहा हूं। मतलब लोन का अमाउंट है 1,28,00,000 रुपए। चेक कीजिए बेटा, फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो लिखा है ना इंक्लूडिंग प्लेज इन्वेंट्री, वो वैल्यूएशन के बारे में लिखा है, ले जाने के बारे में नहीं लिखा है। जिम्मी चेक कर, ऑल करंट एसेट्स ऑफ टू कंपनीज एक्सेप्ट प्लेज इन्वेंट्री आर टेकन बाय आकाश गंगा लिमिटेड। ये तो बात हो गई टेक ओवर की। द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ ऑल करंट एसेट्स इंक्लूडिंग इन्वेंट्री इज 80%। अब ये बात हो गई रियलाइजेबल वैल्यू की। तो हमारी जो इन्वेंट्री आकाश की ही, जो आकाश गंगा नहीं ले गया, उसको हम लोग बेचेंगे। लेकिन हम जब बेचेंगे तो हमको कितना पैसा मिलेगा? 80% मिलेगा। ये वो वैल्यू दी है, इट इज नॉट द वैल्यू टेकन बाय आकाश गंगा। इसको समझना पड़ेगा आपको, है ना? दो इंफॉर्मेशन अलग अलग है, उसको अलग तरीके से समझिएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको मैं टिक मार्क करता हूं। पॉइंट नंबर 3 में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी है, नथिंग टू ऐड। पॉइंट नंबर 4 बहुत अच्छे से पढ़ना। 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच आर अलॉटेड बाय आकाश गंगा लिमिटेड at par against cash payment of entire face value to the shareholders of Akash Limited and Ganga Limited in the ratio of shares held by them in Akash Limited and Ganga Limited। अब समझना, आपका मन आपसे कहेगा कि ये परचेज कंसिडरेशन है, पर मेरे दोस्त ये परचेज कंसिडरेशन नहीं है। क्यों सर? 4 lakh equity shares of 10 each are allotted by Akash Ganga Limited at par, very important line, against cash payment। My dear friends, my dear friends, ये क्या है? ये क्या है? Is it purchase consideration? Accident point है। This is not purchase consideration. This is a transaction of issue of shares। वापस पढ़ो इसको, वापस पढ़ो।
4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each आर allotted by आकाश गंगा लिमिटेड, मतलब न्यू कंपनी, एट पार अगेंस्ट कैश पेमेंट। परचेज कंसिडरेशन में क्या होता है, ट्रांसफरी कंपनी ट्रांसफरर कंपनी को शेयर्स अलॉट करती है अगेंस्ट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ दैट कंपनी, उसके बदले पैसा नहीं लेती है। जब आप पैसे लेकर शेयर देते हो उसको इशू ऑफ शेयर्स कहते हैं, तो इट्स अ ट्रांजैक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अरे सर ये तो मतलब जबरदस्त हो गया, बस यही तो है। तो सर अब इसका करेंगे क्या, कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। दोनों कंपनीज अपने अपने शेयर्स खरीद रही है, सिंपल है। नए कंपनी के शेयर, नई कंपनी बनेगी कैसे, जब पुरानी कंपनी शेयर्स खरीदेगी तभी तो जाकर नई कंपनी शेयर्स बने, नई कंपनी बनेगी ना, नहीं तो नई कंपनी बनेगी कैसे। अरे यार सर ये तो गलती हो गई हमसे। चलो नेक्स्ट, मेरे को पता है इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन आकाश लिमिटेड, एक सेकेंड, आकाश लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कितने हैं, हाईलाइट करता हूं मैं। आकाश लिमिटेड के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है 20 लाख रुपए के, 20 लाख रुपीस के। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन आकाश लिमिटेड आर इशूड इक्विटी शेयर्स इन आकाश गंगा वर्थ ₹4 लाख इन ल्यू ऑफ देयर प्रेजेंट होल्डिंग। अब जरा दिमाग चलाओ और घोड़े दौड़ाओ और बताओ कि क्या ये परचेज कंसिडरेशन होगा क्या। पॉइंट नंबर 5, परचेज कंसिडरेशन होगा क्या। आज तो ना सर खोपड़ी ऐसी हैंग हो गई है, चिंता मत कर, एग्जाम से पहले कई बार रिवाइज होने वाला है ना, और रिवीजन फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर भी मैंने करवाया। फोकस करो। परचेज कंसिडरेशन की डेफिनेशन क्या है, एज पर पैरा 3 छोटा जी, परचेज कंसिडरेशन मींस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड, cash paid and the value of assets given by transferee company to the shareholders of the transfer company, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो। अब यहां पर क्या हो रहा है, पेमेंट किसको हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर ऑफ आकाश लिमिटेड, उनको प्रेफरेंस शेयर्स के बदले इक्विटी शेयर्स दिया जा रहा है। क्या ये परचेज कंसिडरेशन है, हाँ ये परचेज कंसिडरेशन है। लेकिन सिर्फ इतना समझना, 20 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर के बदले आप 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने के, 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स, और एक शेयर कितने का है, 10 रुपए का। सर वो कहां दिया, ये देखो इसके ऊपर वाले एडजस्टमेंट में। तो कहना है सिर्फ 40,000 इक्विटी शेयर्स आर इशूड at the rate of ₹10, so this becomes 4 lakh rupees as purchase consideration। इस एडजस्टमेंट को भी टेम्परेरी साइड में रखते हैं क्योंकि अभी हम नाटो कैलकुलेट कर रहे हैं, नाटो के बाद पीसी से कंपेयर करेंगे गुडविल कैपिटल रिजर्व के लिए। तो आकाश लिमिटेड का परचेज कंसिडरेशन हमें पता चल गया 4 लाख रुपए, बहुत बढ़िया, क्लियर है। Secured loans agreed to continue the balance of their loans to Akash Ganga Limited after adjusting the realizable value of pledged asset in case of Akash Limited and waiving 50% of interest due in case of Ganga Limited। बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट है सिक्योर्ड लोन का, बहुत कामली और बहुत पेशेंटली समझना है। दो अलग अलग कंपनीज है, दोनों का अलग अलग है। अगर आप देखोगे सिक्योर्ड लोन्स आकाश का भी है, सिक्योर्ड लोन्स गंगा का भी है, दोनों को मिक्स मत करना, अलग अलग से समझना है स्लो मोशन में। Secured loans agree to continue the balance of their loans to आकाश गंगा लिमिटेड, मतलब नई कंपनी के अंदर सिक्योर्ड लोन्स कंटिन्यू होगा। सिक्योर्ड लोन्स क्या है बेटा जी, लाइबिलिटी है। क्लियर हो गया यहां तक, कंटिन्यू होगा, ठीक है। कैसे होगा, आफ्टर एडजस्टिंग रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ प्लेज्ड एसेट्स इन केस ऑफ आकाश लिमिटेड, ठीक है। आकाश लिमिटेड के सिक्योर्ड लोन्स कितने हैं, 3 crore 20 लाख। तो आकाश लिमिटेड के हैं 3 crore 20 lakhs माइनस आफ्टर एडजस्टिंग द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द प्लेज्ड एसेट्स। अब आकाश लिमिटेड के जो लोन है 3 करोड़ 20 लाख रुपए के, इसको आपने प्लेज करके रखा है। किससे प्लेज किया है आपने, अगेंस्ट इन्वेंट्री। चलिए चेक करो आकाश लिमिटेड की इन्वेंट्री है क्या, हाँ जी सर है। कितने की है, 3 करोड़ 68 लाख। लेकिन इन्वेंट्री की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, जिम्मी 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 आजा 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 आजा, पॉइंट नंबर 1 पर बेटा जिम्मी। इन्वेंट्री की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 80%। आकाश लिमिटेड के सारे करंट एसेट्स की इंक्लूडिंग प्लेज इन्वेंट्री की रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, 80%। तो हम क्या करेंगे, 3 करोड़ 68 लाख का 80% लेंगे, 3 करोड़
68 लाख का 80% लेंगे तो 3 करोड़ 20 लाख, 3 करोड़ 68 लाख का 80% माइनस करेंगे, मतलब नेट लोन कितने का बचेगा? 25 लाख 60,000। चेक। वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, फोकस चाहिए। नई कंपनी आकाश गंगा आकाश के सिक्योर्ड लोन्स को टेक ओवर कर रही है, पर वो कैसे टेक ओवर कर रही है? इन्वेंट्रीज को बेचने के बाद जितना लोन बचता है उतना। तो इन्वेंट्रीज को बेचने के बाद कितने का लोन बच रहा है? 25,60,000 रुपए का। उतने में वो लोन को टेक ओवर करिए। आई होप ये सबको क्लियर है। चेक कीजिएगा सभी जने, चेक कीजिएगा सभी जने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया एडजस्टमेंट। बुकमार्क करना चाहिए था, भूल गया मैं। नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब गंगा का एडजस्टमेंट बचा है। गंगा के लिए क्या कह रहा है? Secured loans agreed to continue the balance amount of their loans of Akash Limited, Ganga Limited after adjusting realizable value of pledge assets in case of Akash Limited and waiving 50% of interest due in case of Ganga Limited. अब समझना, गंगा लिमिटेड का अगर आप लोन देखोगे 1 करोड़ 60 लाख का, तो उसके दो पार्ट्स है। 32 लाख रुपीस का आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है और 1 करोड़ 28 लाख रुपए का लोन है। गंगा के केस में इन्होंने क्या कहा कि भाई साहब ये 50% वेव ऑफ करेंगे इंटरेस्ट, लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है। इसका मतलब है गंगा का जो लोन है वो पूरा के पूरा 1 करोड़ 28 लाख रुपए एज इट इज कंटिन्यू होगा। तो टोटल अनसिक्योर्ड लोन होगा 1 करोड़ 53 लाख 60,000। और जहां तक बात है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट की, उसको हम अलग से रिकॉर्ड कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आकाश के केस में नहीं है, गंगा के केस में आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट टोटल कितना है बेटा जी? 32 लैक्स। और 32 लैक्स का वो 50% वेव ऑफ करते हैं, मतलब दे आर टेकिंग ओवर एट 50%। तो ये बन जाएगा कितना? 16 लाख रुपीस। चेक ऑल ऑफ यू। 16 लाख रुपए। चेक ऑल ऑफ यू। इसको ब्रेक डाउन करके किया ताकि आसान हो जाए, नहीं तो समवन में क्लियरली राइट ना 1 करोड़ 28 लाख और 16 लाख रुपए, ऐसे भी लेकर आप कर सकते हो, बट जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन मैं इसको ब्रेक डाउन करके आपको बता रहा हूं। हमें सर एक क्वेश्चन है कि क्या है? देख बेटा क्या होता है ना, इस लेवल के क्वेश्चंस की तैयारी करोगे ना तो बाकी सब हलवा लगेगा, आसान लगेगा। और मान के चलो पूरे सिलेबस में ना बहुत ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एकदम हाईएस्ट लेवल के डेंजरस क्वेश्चन होंगे, मान के चलो। आपको बस उसको हैंडल करना है, मैनेज करना है, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है सर, समझ गए। पॉइंट नंबर 6 को किया टिक मार्क। पॉइंट नंबर 4 में हमें कुछ करना ही नहीं। पॉइंट नंबर 4 में मतलब नाटो में तो कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट बनाते समय आएगा। अनसिक्योर्ड लोन्स आर टेकन ओवर बाय आकाश गंगा लिमिटेड एट 25% ऑफ लोन अमाउंट्स। इसका मतलब क्या है? अनसिक्योर्ड लोन्स जो दिख रहे हैं ना वो सिर्फ आकाश का है, 1 करोड़ 72 लाख, 1 करोड़ 72 लाख का। गंगा का कुछ है नहीं। इट इज टेकन एट 25%, मतलब बाकी का लोन हम लोग नहीं ले जा रहे हैं। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अनसिक्योर्ड लोन्स 1 करोड़ 72 लाख इंटू 25%, 43 लाख रुपीस में टेक ओवर हो रहा है। गंगा के केस में कोई अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं है। चेक कीजिएगा सभी जगह 43 लैक्स। क्लियर भाई साहब? बड़ा सेंसिटिव क्वेश्चन है। ये भी टिक मार्क, ये भी टिक मार्क। पॉइंट नंबर 7 टिक मार्क। जो जो फिगर्स यूज कर चुका हूं मैं उसको तो टचवुड अभी मैं टिक मार्क करता जा रहा हूं। 3 और 4 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है। पॉइंट नंबर 8, employees are issued fully paid equity share in Akash Ganga Limited in full settlement of their dues। employees का क्या सेटलमेंट बचा है एक बार चेक करिए। what is the settlement of employees? liability to employees दिख रही है 60 लाख रुपीस की और 36 लाख रुपए की। 60 लाख रुपए की और 36 लाख रुपए की लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज दिख रही है।
एडजस्टमेंट नंबर 7-8 कहता है एम्प्लॉइज आर इशूड फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स इन आकाश गंगा लिमिटेड इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। जितना पैसा बाकी था ना एम्प्लॉइज का, उसके बदले में उनको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। एक सेकेंड, इसका मतलब है कि एम्प्लॉइज का सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब है कि अब हमें एम्प्लॉइज को कुछ पे नहीं करना है। इसका मतलब है कि नई कंपनी आकाश गंगा पुरानी कंपनीज की, ट्रांसफरर कंपनी की ये लाइबिलिटीज लेकर जा रही है। तो लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज। पर सर पे कर दिया ना। अरे पगले, पे कब करेगा? जब लेकर जाएगा तभी तो पे करेगा। हाँ सर, 60 लाख और 36 लाख। चेक करिएगा, 60 लाख, 36 लाख, 96 लाख। क्लियर? पक्का? Adjustment number 8, tick mark. Number 9, statutory liabilities are taken over by Akash Ganga Limited at full value. Statutory liabilities ये रही 1 crore 44 lakh और 20 lakh. They are taken at full value. As it is लिख लेते हैं। 1 crore 64 lakhs. Check all of you. Statutory liabilities. क्वेश्चन कहता है स्टैट्यूटरी लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय आकाश गंगा लिमिटेड एट फुल वैल्यू एंड ट्रेड पेबल्स आर टेकन एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। ओके, तो मेरा नोट नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। मैं नोट नंबर 5 को भी यहां पर टिक मार्क कर रहा हूं। सिर्फ एक चीज बची है लाइबिलिटी में, ट्रेड पेबल्स। क्वेश्चन कहता है दे आर टेकन एट 80% ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बुक वैल्यूज। तो हम यहां पर आएंगे और लिखेंगे ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स हैं 56 लाख और 36 लाख, उसका 80% लेना है। चेक कीजिएगा सभी जन। कोई बात नहीं श्रद्धा, इसीलिए तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। दैट्स ऑल। अब देखो, यहां पर सारे एसेट्स लाइबिलिटीज की वैल्यू को चेंज कर दिया है दोस्त। ये क्वेश्चन है अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज का। अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के केस में नाटो का मतलब होता है सिंपल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। किसी भी प्रकार के रिजर्व्स हम लोग लेकर नहीं जाते एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। अगर आप यहां देखेंगे रिजर्व्स में आपके पास जनरल रिजर्व्स है और सरप्लस है, ये दोनों नॉर्मल रिजर्व है, स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं है। मतलब अब हमारे पास यहां पर नाटो निकल चुका है क्योंकि एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज हम लोग ले चुके हैं। श्रद्धा बेटा बस इतना बताओ, जो मैं आपको समझा रहा हूं वो अच्छे से समझ में आ रहा है ना? फॉरगेट अबाउट आईसीआई ने क्या दिया है, फॉरगेट अबाउट सजेस्टेड आंसर कितना लेंदी है क्या नहीं है, वो सब छोड़ दो। मैं जो बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है ना? ये मेरे को कंफर्म कर दो बेटा। और एक काम करो, पहले अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करो, उसके बाद में रेज अ हैंड करना और फिर बाद में हम लोग बात करेंगे श्रद्धा, ठीक है? नाटो निकालते हैं सभी जने। नाटो अच्छे से कैलकुलेटर पे, आई वांट एवरीवन टू टेक टोटल ऑन योर कैलकुलेटर। 57,60,000 प्लस 68 लाख माइनस 25 लाख 60,000 माइनस 43 लाख माइनस 60 लाख माइनस 1 करोड़ 44 लाख माइनस 44 लाख 80,000। चेक करिएगा सभी जने, क्या यहाँ पर नाटो की फिगर आ रही है नेगेटिव 1 करोड़ 91 लाख 80,000? 1 करोड़ 91 लाख 80,000, ये नेगेटिव फिगर आ, इट्स ओके, आने दो, फिगर से मत डरो। 1 करोड़ 91 लाख 80,000।
और गंगा के देखिए 1,34,40,000 प्लस 1,36,00,000 माइनस 1,28,00,000 minus 16 lakh minus 36 lakh minus these two figures. पॉजिटिव फिगर आ रही है क्या, चेक करिएगा. 41,60,000. चेक कीजिएगा सभी जने. हैव यू गॉट दीज फिगर्स? अब मैं इसको कंपेयर करता हूं परचेज कंसिडरेशन के साथ, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे क्वेश्चन में सिर्फ 5 नंबर का पॉइंट है जो परचेज कंसिडरेशन के बारे में बात करता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ आकाश लिमिटेड के केस में. गंगा लिमिटेड के केस में तो दोस्त कोई परचेज कंसिडरेशन है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है. अब इसमें नहीं जाना, अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है, फलाना डिमकाना. अरे भाई उससे तेरे को क्या लेना देना, जो क्वेश्चन दिया उसको यूज करना भाई, जो डेटा दिया उसको यूज कर, आगे मैटर खत्म. सिंपल सिंपल चीज है. तो अब अगर आप यहां देखोगे तो सबसे पहले मैं गंगा का केस देखता हूं. तो गंगा के केस में नेट असेट टेकन ओवर इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन. नाटो इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन. तो हम क्या करेंगे, द डिफरेंस इज व्हाट, इफ नाटो इज ग्रेटर देन परचेज कंसिडरेशन बी क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. तो यहां के केस में ट्रीटमेंट क्या होगा, ₹41,60,000 क्रेडिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. आकाश लिमिटेड के केस में क्या कहेंगे सर? सर परचेज कंसिडरेशन है 4 लाख रुपीज, नेट असेट टेकन ओवर सर नेगेटिव. सर ये मतलब थोड़ा ऐसा समझ नहीं आया सर, ये नाटो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है सर, ये थोड़ा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ, एक ही मिनट रुक जाओ मेरे दोस्त, बिल्कुल करूंगा मैं. नाटो, नाटो का मतलब होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी. अब अगर नाटो नेगेटिव है इसका मतलब क्या है, माई लाइबिलिटीज आर मोर देन माई एसेट्स. अब मैं ज्यादा लाइबिलिटी लेके जा रहा हूं, मतलब एक तरीके से तो मैं नेगेटिव एसेट्स लेकर जा रहा हूं. तो इस केस में अगर आप चेक करोगे ना, तो परचेज कंसिडरेशन जो भी मैं दे रहा हूं इट इज ग्रेटर देन नाटो. भाई साहब एसेट्स ले जाने की जगह लाइबिलिटी लेके जा रहा हूं मैं. आकाश लिमिटेड के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे, वो 4 लाख रुपए भी काय कुछ दे रहा है भाई आकाश लिमिटेड को, क्योंकि आकाश लिमिटेड, ये तो एयर इंडिया की डील लग रही है. जैसे एयर इंडिया में मैंने आपको नहीं बताया था 60,000 करोड़ का लोन था, वही वाली डील लग रही है. भाई 4 लाख रुपए हम दे भी क्यों रहे हैं आकाश लिमिटेड को, हम तो उल्टा आकाश लिमिटेड की लाइबिलिटीज लेकर जा रहे हैं. तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कर रहे हैं ना, वो हमारा डेबिट होगा कहां पर, गुडविल अकाउंट में. और एक्स्ट्रा अमाउंट हम पे कितना करें, 1,95,80,000. सर ये ये कैसे हुआ सर, 1,95,80,000 कैसे हुआ, लगा ही था मेरे को पूछेगा ये, मैं बताता हूं. परचेज कंसिडरेशन माइनस नाटो. अब माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस. और जब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 1,95,80,000. तो अब बैलेंस शीट में नेट गुडविल आनी चाहिए, क्योंकि गुडविल ज्यादा है, 1,95,80,000 माइनस 41,60,000 का कैपिटल रिजर्व है ना. तो बैलेंस शीट में नेट गुडविल कितनी आएगी, चेक करना, 1,54,20,000. This is your net goodwill. Check all of you. Check all of you. सर मतलब ऐसा ना सर है सर, मतलब क्वेश्चन ना सर, ऐसा खोपड़िया हमारा घूम गया सर.
ठीक है, अब देखो दो एंट्रीज में पास करता हूं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं क्विकली, टी फॉर्मेट में बना लेंगे। ठीक है, इन सब के अलावा दो एंट्रीज क्या पास हुई है, कंपनी ने 4 लाख शेयर इशू किए हैं 10 रुपए के, मतलब 40 लाख रुपए। तो वहां पर एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपीस टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख रुपीस। ये क्लियर हो गया। वो जो एक एडजस्टमेंट नहीं था हमने पढ़ा था बेटा, एडजस्टमेंट नंबर 4, जहां कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। अभी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, नहीं तो काम कैसे होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया। उसके बाद में एक बार एडजस्टमेंट नंबर 8 पढ़ना कि एम्प्लॉइज की जो लाइबिलिटी है ना, वो सेटल हो रही है बाय वे ऑफ इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। व्हाट इज द लाइबिलिटी टुवर्ड्स एम्प्लॉइज, चेक करो, 60 लाख, 36 लाख, 96 लाख रुपीस की जो लाइबिलिटी है, उसके बदले भी हम इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो क्या एंट्री पास होगी, liability to employees account debit 96 lakh to equity share capital 96 लाख। अब सुनना, मैं आपको यहां पर बैलेंसेस दे रहा हूं, अभी हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं टी फॉर्मेट में, आप शेड्यूल 3 के फॉर्मेट के हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, फटाक से टी फॉर्मेट की बैलेंस शीट बना लेते हैं। तैयार हैं सभी लोग, बस 2-3 मिनट में हो जाएगा, फिर एक कॉल करेंगे श्रद्धा कुलकर्णी के साथ और फिर आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा, लेक्चर 21 वाइंड अप हो जाएगा। बहुत ही धांसू लेक्चर हुआ, मजेदार लेक्चर हुआ है। ठीक है, चलिए, एग्जाम में बैलेंस शीट टी फॉर्मेट में मत बनाना, कंपनीज की बैलेंस शीट जो है वो हमेशा शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में बननी चाहिए। बैलेंस शीट बनाने के लिए क्या करना है, ये जो बस फिगर्स दिए इसको यूज करते हैं। करंट एसेट्स 1 करोड़ 92 लाख, तो यहां पर आता हूं और लिखता हूं करंट एसेट्स 1 करोड़ 92 लाख, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2 करोड़ 4 लाख, ठीक है सर। बस जो नाटो का वर्किंग नोट बना है उसी को फॉलो करना है। सिक्योर्ड लोन्स 1 करोड़ 53 लाख 60,000, ठीक है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 16 लाख रुपए, अनसिक्योर्ड लोन 43 लाख, उसके बाद में लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज तो डैश हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी 1 करोड़ 64 लाख, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी 1 करोड़ 64 लाख, बहुत बढ़िया। लाइबिलिटी टू एम्प्लॉइज क्लियर हो गया, वो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट हो गया, शेयर कैपिटल अलग से निकालेंगे। स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी कंटिन्यू हो रही है। ट्रेड पेबल्स 73 लाख 60,000, ठीक है। अब ये नीचे हमने जो एक एंट्री पास की है, दो एंट्रीज पास की है, इसमें बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है 40 लाख रुपए, मतलब मेरे पास एक एक्स्ट्रा का बैंक बैलेंस जनरेट हो रहा है 40 लाख रुपीस। आप चाहें तो करंट एसेट्स में भी ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अलग से दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर गुडविल क्रिएट हो रहा है और अमालगमेशन 1 करोड़ 54 लाख 20,000 का गुडविल क्रिएट हो रहा है, चेक करिएगा। अब एक आखिरी चीज बचती है, वो है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। बाकी तो सब कुछ हो गया, चेक करना। इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे सर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहली बात, आपने 4 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स दिए हैं आकाश लिमिटेड के जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको, ठीक है। मैं यहाँ ब्रैकेट बना के लिखता हूँ 4 लाख रुपए। उसके बाद में यहां पर आपने 40 लाख रुपए के शेयर्स इशू किए हैं फॉर कैश कंसिडरेशन। कैलकुलेटर पे टोटल लेके चलता हूं, 4 + 44, 4 + 40 दैट गिव्स यू 44, प्लस आपने 96 लाख रुपीस के शेयर्स दिए हैं एम्प्लॉइज को, उनका सेटलमेंट किया आपने, ये एंट्री पास की है ना, चेक करना, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया।
तो ये हो गया बेटा जी कितना 1,40,00,000। और एक बार बैलेंस शीट की टोटल ले लेते हैं 1,50,20,000 54,00,000 20,000 2 crore 4,00,000 1 crore 92,00,000 और 40 लाख रुपए 5,90,00,000 20,000 रुपए। लाइबिलिटीज की 1,40,00,000 1 crore 53,60,000 16,43,00,000 1 crore 64,00,000 73,60,000 and it's a match 5 crore 90,00,000 20,000। चेक कीजिएगा। फीलिंग ही अलग है। ट्रैकर में डाल देता हूं, एकदम बाप लेक्चर है आज का। डरना जरूरी है टाइप्स। हाँ जी कुलकर्णी जी हैंड रेज करें। आपने बहुत अच्छी चीज की है। मैंने कुलकर्णी जी से क्यों कहा बात करने के लिए, क्योंकि कुलकर्णी जी ने अगर सजेस्टेड आंसर देखा है तो माई साहब मतलब बंदी ने मेहनत बहुत की है। और मैं अब बंदी का इनपुट जानना चाहता हूँ कि उनका इनपुट क्या है आफ्टर लुकिंग एट द सजेस्टेड आंसर एंड आफ्टर द सॉल्यूशन दैट वी हैव डन। तो श्रद्धा इज नाउ कमिंग ऑन द कॉल, शी इज रेज्ड हैंड। The system is trying to connect to Shraddha. Shraddha, I'm connecting back. Okay, Shraddha म्यूट है, एक बार म्यूट का वो बटन प्रेस कीजिए आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, अनम्यूट कीजिए खुद को। हाँ अब ठीक है। हाय श्रद्धा, गुड मॉर्निंग। श्रद्धा हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग श्रद्धा, कहाँ से आप? श्रद्धा हेलो। हेलो सर। हाँ श्रद्धा अब आ रही है आवाज, कहाँ से आप? श्रद्धा हेलो श्रद्धा हेलो। हेलो सर। आपका सिर्फ हेलो सुनाई दे रहा है, बाकी कुछ बात ही नहीं हो रही है। समझ में आ रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है। बताइए श्रद्धा कैसा रहा ये क्वेश्चन? हाउ डू यू कंपेयर सजेस्टेड आंसर एंड दिस सोल्यूशन? आई थिंक श्रद्धा हेलो सर। आवाज नहीं आ रही है आई थिंक श्रद्धा को। चलिए कोई बात नहीं श्रद्धा, आज शाम की जो क्लास है उसमें ट्राई करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन हो रहा था। भाइयों बहनों देवियों सज्जनों, उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मार्क करके रखिएगा, आपके रजिस्टर में लिख के रखना, पटाखा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 21 इस डरना जरूरी है काइंड ऑफ लेक्चर। मैंने ट्रैकर में भी उसको उस तरीके से अपडेट कर दिया है। आपके पास भी ये होना चाहिए कि लेक्चर जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इस क्वेश्चन को वापस सॉल्व करना है, इन क्वेश्चंस को देखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट। अभी और कितना प्रॉपर सोल्यूशन दिखा दूं, इतना तो प्रॉपर सोल्यूशन दिखा दूं, एग्जाम में ऐसे ही करना है। यही सोल्यूशन है, देखो ये आपका वर्किंग नोट हो गया और आपको प्रॉपर बैलेंस शीट जो बनानी है शेड्यूल 3 के हिसाब से वही बैलेंस शीट बनानी है, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे शाम को। थैंक यू सो मच, गुड डे ऑल ऑफ यू।